we are going to be recording this. Right. So we are recording this call so that we have access to it. Later on, we post it on FB. So anybody who's not, कोई भी भाई जो सहज नहीं है कि भाई उनका चेहरा दिखे वीडियो में, तो अपना वीडियो प्लीज ऑफ कर लीजिए क्योंकि कॉल अब से रिकॉर्डिंग है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, very warm welcome and thank you so much for taking time out. Over to you now. Yeah, you are welcome. ओके तो आज की जो कॉल है वो बेसिकली दिस इज फॉर द चेस्ट सर्जरी, वी कैन से चेस्ट मस्कुलराइजेशन। जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन होता है फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल, उसके बेसिकली देयर आर टू एस्पेक्ट्स। वन एस्पेक्ट इज द मेडिकल ट्रांजिशन, जिसको हम एचआरटी कहते हैं कॉमन भाषा में, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, और मोर पॉपुलरली टी शॉर्ट कहते हैं फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसमैन में द मोस्ट कॉमन जो हार्मोन जो इंटेक है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन है दैट इज सर्जिकल एस्पेक्ट, यूजुअली दैट इज कैरिड आउट बाय प्लास्टिक सर्जन्स। उसमें टॉप सर्जरी एक बहुत अहम पार्ट है। जैसा कि आप लोग सब महसूस करते होंगे, हमारी जो रिकग्निशन है इन द सोसाइटी, वो एक मेल टू फीमेल के अंदर सबसे पहला रिकग्निशन वो फेस से होता है। फेस अगर हमारा गर्ल लुकिंग है और वो ट्रांस फीमेल है, देन नोबडी बोदर्स के ये क्या है, शी विल बी ट्रीटेड लाइक अ फीमेल। इसी तरह फीमेल टू मेल जो ट्रांस मैन है, उनके अंदर हमारी मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की लुक ऑलरेडी मेल की ही होती है, क्योंकि हम शुरू से ही मेल की तरह रहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, अगर आप नोट करेंगे, मेल टू फीमेल के अंदर रियल लाइफ जो टेस्ट है वो बहुत कंप्लीट नहीं होता। मेजोरिटी ऑफ देम दे लिव लाइक अ मेल ओनली, बट फीमेल टू मेल में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो अपने आप को एक कंडीशन फुलफिल कर चुके होते हैं, बचपन से ही वो लड़के की तरह रह रहे होते हैं। ओके, लेकिन सबसे बड़ा जो एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है वो होता है ब्रेस्ट जेनिटेलिया। नोबडी इज गोइंग टू एग्जामिन, कोई इसके बारे में बात भी नहीं करेगा। लेकिन जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंप्रेशन है, लुक वाइज हम मेल है, लेकिन हमारी जो ब्रेस्ट है वो हमारे लिए ऑकवर्ड एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है। तो सर्जिकल एस्पेक्ट में सबसे पहली सर्जरी है वो टॉप सर्जरी होती है। उसके लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दूंगा, आप उसमें थोड़ा ध्यान दें। अगर उसमें कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन अगर होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पहला सर्जरी हमारा टॉप सर्जरी है, जिसको हम टेक्निकली चेस्ट मस्कुलराइजेशन कहते हैं। मींस फीमेल की ब्रेस्ट को हटाकर उसको मेल की चेस्ट बनाना, जो कि हमारी चेस्ट फ्लैट होना चाहिए और लुक वाइज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इतना अच्छा होना चाहिए कि यू विल नॉट बी नोटिस्ड इन द सोसाइटी। ओके, तो अभी आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ओके, Absolutely, yes, sir. Absolutely. Please go ahead. oh but I think that is being shared by you, so that has to be Okay. off I'll, first. Yeah, I'll just do yeah. that. आई थिंक वो आपको परमिशन देना पड़ेगा मुझे। No, it is saying you cannot start screen share while the other participant is sharing. एक मिनट, इसको स्टॉप शेयर कर दिया मैंने। अब ट्राई करिए डॉक्टर साहब। Just write to the chat button. Yes. Okay. परफेक्ट, या दिख रहा है डॉक्टर साहब एकदम ढंग से। या दिख रहा है ना अच्छे से जो? बिल्कुल अच्छे से। ओके, नॉलेज को अपडेट करने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रोबेबली एवरीबॉडी इज अवेयर नाउअडेज कि ये जीआईडी नहीं है, इसका नाम अभी चेंज हो गया है। अभी तक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, अभी आधा घंटा पहले भी किसी के पास से कॉल थी कि मेरे को जीआईडी लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको, थोड़ा सा अभी हमें नया जो टर्मिनोलॉजी है उसको फॉलो करना चाहिए। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर अभी वैलिड नहीं है। ये 1970s 80s के अंदर जो दिया गया था, इट इंडिकेट्स के डिसऑर्डर है आपको, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है,
अप्रैल 2013 में इसका नाम जेंडर डिस्फोरिया कर दिया गया, और मई 2019 कोरोना से जस्ट पहले की जो मीटिंग थी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो 72वीं मीटिंग हुई थी जेनेवा में, उन्होंने इसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से बाहर ला करके सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर में डाल दिया गया था, और उसका नाम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है। जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि हम साइकेट्रिकली बिल्कुल फिट हैं, कोई हमें किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है। ओके, तो ये जो टॉपिक है आज, दिस इज फीमेल टू मेल जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस, ब्रेस्ट और चेस्ट मैनेजमेंट। करेक्ट। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर चेस्ट सर्जरी, ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया है कि हम चेस्ट सर्जरी करवा सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया जो होता है, परसिस्टेंट वेल डॉक्यूमेंट जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। परसिस्टेंट की डेफिनेशन यूजुअली WHO कहता है कि मोर देन 6 मंथ्स होना चाहिए, जबकि अगर हम पूछेंगे किसी इंडिविजुअल से तो बचपन से ही हमारा जेंडर डिस्फोरिया हमारे साथ होता है। ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा परसिस्टेंट होना चाहिए ये। Second is capacity to make a fully informed decision and to consent for the treatment. Means हमारे पास इतनी पूरी कैपेसिटी है मेंटल हेल्थ में कि हम उसको डिसाइड कर सकें। थर्ड फैक्टर और सेकंड फैक्टर इज ऑलमोस्ट सेम, एज ऑफ मेजोरिटी। व्हेन यू आर एन अडल्ट इन द कंट्री, लाइक आवर एज ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया इट इज 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स के बाद आप फुल्ली कैपेबल हैं अपनी सर्जरी के लिए डिसाइड करने के लिए और कंसेंट देने के लिए। एंड फोर्थ इज significant medical or mental health अगर concern है, they should be treated first. So these are the criteria. Okay, this is WPATH guideline SOC 7. Now they are formulating standards of care, जो 8th वर्जन अभी है वो आने वाला है, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन बाय एंड लार्ज क्राइटेरिया यही है। 18 साल से बड़ी उम्र हो, मेंटली एज सच हमें कोई साइकेट्रिकली कोई ऐसा डिसऑर्डर ना हो जो कि हमें इनकेपेबल बनाता है डिसीजन लेने के लिए। ओके, एंड जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस शुड बी मोर देन 6 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली ये होता है कि हार्मोन्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, हार्मोन्स से पहले मैं करवा सकता हूँ कि सर्जरी नहीं करवा सकता हूँ। तो फीमेल टू मेल हार्मोन थेरेपी इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर द सर्जरी, मीनिंग देयर बाय हार्मोन थेरेपी से आप पहले अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी, टॉप सर्जरी करवा सकते हैं। ये क्राइटेरिया स्पेसिफिक लिखा हुआ है, कोई 100% जरूरी नहीं है कि आप टॉप सर्जरी के लिए हार्मोन्स लेंगे। ठीक है, इसको इलेबोरेट हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर करूंगा। आमतौर पर हम जो एडवाइस करते हैं, दैट इज एडवाइजेबल कि यू शुड प्रोक्योर अ प्रिस्क्रिप्शन एंड यू शुड स्टार्ट हार्मोन थेरेपी फॉर एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, सो दैट साइकोलॉजिकली यू फील मोर कंफर्टेबल एंड यू कैन जस्टिफाई योर ट्रीटमेंट टू द पेरेंट्स ऑल्सो एंड टू द सोसाइटी ऑल्सो। क्योंकि देखो, पहला जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है वो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का मिलता है, दैट इज बाय साइकियाट्रिस्ट। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज बाय द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो इन दैट वे अगर आपके बारे में आपकी एक्सेप्टेंस फैमिली में नहीं है या सोसाइटी में नहीं, आप हेजिटेट करते हैं, तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेसिफिकली बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो जस्टिफाई करेंगे आपके ट्रीटमेंट को, और आपकी एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ेगी और आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं वो इस चीज को काफी हद तक कन्विंस, ऑटोमेटिकली दे विल गेट कन्विंस कि आप डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ओके, नाउ मेल टू फीमेल यूजुअली 12 महीने का ट्रीटमेंट बताते हैं ताकि उनका टिश्यू सॉफ्ट आ जाए और ब्रेस्ट इम्प्लांट अच्छे से हो। नाउ चेस्ट मस्कुलराइजेशन की कुछ स्लाइड्स मैं प्रेजेंट करूंगा एज सच, जल्दी से मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। या दिस इज की होल। की होल के दो ही स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है लाइपोसक्शन। वन सेकेंड। खा ले बस। Yeah, Abhi, I think there's somebody is talking in the feed. So please ask them to switch off the audio. Absolutely, I'll do that. Yeah. I usually put them on Mute all the buttons. mute, but एक सेकेंड डॉक्टर साहब, मैं सबको मैंडेटरी म्यूट कर रहा हूँ और फिर आपको डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। You'll have to unmute yourself.
ओके, हाँ हाँ बस ठीक। नाउ द फर्स्ट स्टेप जो है वो लाइपोसक्शन होता है। इसमें एक बहुत फाइन कैनुला से 2 to 3 mm कैनुला से पूरे फैट को, जो कि ब्रेस्ट के सराउंडिंग टिश्यू का जो फैट का जो मेन कंपोनेंट होता है, इसमें कोर्स फैट होता है, नॉट माइक्रो फैट। कोर्स फैट को हम पूरा निकालते हैं। और सेकंड स्टेप जो हम देख पा रहे हैं वो इंसिजन ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, लेस देन 1 इंच सेंटीमीटर का जो इंसिजन होता है, लेस देन 1 इंच का, उसके थ्रू पूरी की पूरी ग्लैंड को बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टमी भी कहते हैं। ओके, नाउ दिस इज इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव। वी कैन सी ये जो ब्रेस्ट है ऑलमोस्ट मीडियम साइज से भी थोड़ा बड़ा ब्रेस्ट है, एंड वी हैव टेकन आउट ऑल द फैट एंड द ग्लैंड, एंड चेस्ट एकदम फ्लैट इमीडिएटली हो जाता है। इसके अंदर प्रैक्टिकली स्कारलेस टेक्निक है। वो बहुत लकी होते हैं जिनका की होल होता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स फॉर की होल। एक की होल उन कैंडिडेट्स में होता है जिनका ब्रेस्ट का जो टिश्यू है, स्पेसिफिक जो स्किन है, उसकी टर्जिडिटी इलास्टिक हो, ज्यादा हैंगिंग या लूज स्किन ना हो, एंड सेकेंडरी जो ब्रेस्ट का साइज है दैट शुड नॉट बी मोर देन मीडियम साइज। इंचेस के अंदर हम बात नहीं करेंगे। इंचेस का एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि कितने इंच पे कितना होता है। इंच डजंट कोरिलेट विद द ब्रेस्ट साइज। इंच जो है बेसिकली हमारा चेस्ट का सर्कमफ्रेंस होता है, वो हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। नाउ दिस इज द लेट पोस्ट ऑप। अगर हमारा हार्मोनल इन्फ्लुएंस अच्छा है और अच्छा हेयर ग्रोथ है तो द रिजल्ट कैन बी वेरी प्रॉमिसिंग, ऑलमोस्ट नेचुरल। दिस इज अनदर रिजल्ट। ना डबल इंसिजन मार्किंग मैंने दिखाया है इसमें। डबल इंसिजन प्रैक्टिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सैगिंग जो ब्रेस्ट है उसके लिए डबल इंसिजन होता है। अगर हमारा निप्पल इंफ्रा मेमरी फोल्ड, IMF एक टर्म होती है, इंफ्रा मेमरी फोल्ड से अगर 1 इंच से ज्यादा सैगिंग है तो डबल इंसिजन ही होगा। बहुत लोग कई बार इंसिस्ट करते हैं कि हमारा की होल कर दिया जाए। तो की होल अगर 1 इंच से ज्यादा स्किन हैंगिंग है तो की होल के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। उसको बाद में टचअप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कराने पड़ते हैं और फिर भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। ओके, तो दिस इज डबल इंसिजन। पहला स्टेप वही होता है इसमें जो एग्जैक्टली की होल में होता है, इन्फिल्ट्रेशन। ये एक फ्लूइड होता है जिससे ब्लीडिंग बहुत कम होती है, पूरी की पूरी ब्लड वेसल जो है श्रिंक कर जाती है, प्लस दिस सेपरेट्स द ग्लैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। पेक्टोरलिस जो मेजर हमारा नीचे होता है उससे ग्लैंड को सेपरेट करता है और स्किन से ग्लैंड को सेपरेट करता है। और सेकंड जो स्टेप है दैट इज अगेन लाइपोसक्शन। ऑल अराउंड हम पूरी स्किन को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद निप्पल एरियोला को एज अ फ्री ग्राफ्ट हम निकालते हैं और ये मार्किंग है। मार्किंग के साथ पूरी के पूरी ग्लैंड जो हमारा नीचे का फ्लैप है उसको ऊपर उठाते हुए पूरे का पूरा स्किन along with the fascia and gland and the fat, but muscle needs to be preserved. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है। ऑल द 3 लेयर्स आर लिफ्टेड ऑफ और ये पूरा निप्पल के ऊपर तक जो हमारी मार्किंग है वहां तक हम इसको लेके जाते हैं और पूरा इसको निकाल देते हैं। आफ्टर दैट ये एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपर जो हमारा फ्लैप बचा हुआ है उसकी थिनिंग, एडिक्वेट थिनिंग इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। मींस इसके अंदर जो ब्रेस्ट का टिश्यू और फैट नहीं छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपका जो ग्लैंड अगर उसमें रुकता है तो यू विल फील कि दिस हैज नॉट बीन ऑपरेटेड। बहुत सारा इधर उधर की इरेगुलरिटीज आती हैं। तो एक पर्टिकुलर प्लेन होता है, देयर इज अ वेल डिफाइंड प्लेन बिटवीन द ग्लैंड एंड द फैट। तो ग्लैंड हैज टू बी ट्रिम्ड। दिस इज शार्प सीजर से जो है उसको हम ग्लैंड को ट्रिम करते हैं सो दैट नीचे का फ्लैप और ऊपर का फ्लैप बिल्कुल लेवल पे रहे और थिकनेस उसका ऑलमोस्ट सेम रहता है। हम देख सकते हैं इसमें अपर का जो है थिनिंग और लोअर का जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना। ये फुल थिकनेस ग्राफ्ट के लिए हम एक अलग से मार्किंग जो यूजुअली जो चेस्ट का जो निप्पल का जो पोजीशन है वहां पे डी इपिथेलियलाइजेशन इसको कहते हैं। स्किन का एक पार्ट निकालते हैं और इसके ऊपर निप्पल जो है स्टिच कर दिया जाता है। दिस इज फ्री ग्राफ्ट और यू कैन से निप्पल एरियोला जो कॉम्प्लेक्स है उसको फुल थिकनेस ग्राफ्ट के रूप में हम अलग से प्रिपेयर करके इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज इमीडिएट पोस्ट ऑप। ये एक्सप्रेसिव ड्रेसिंग का तरीका होता है। ये दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज जस्ट फॉर द टीचिंग पर्पसेस। एंड इमीडिएट पोस्ट ऑफ ड्रेसिंग जो है 7वें दिन बाहर आती है और रिजल्ट यूजुअली बड़ा अवॉर्डिंग रहता है। स्कार केयर पे आजकल बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वी हैव सीन काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका स्कार बहुत हाइपरट्रॉफिक है, स्कार एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो उस चीज के लिए स्पेसिफिक मैं एडवाइस ये देता हूँ कि जो टेक्निक्स हैं आजकल काफी रिफाइनमेंट्स में जो है उसका सबसे बड़ा रिफाइनमेंट स्कार के ऊपर है। बेसिक टेक्निक रिमेन्स द सेम लेकिन स्कार मिनिमम आए उसके लिए टेंशन फ्री क्लोजर, जो यूजेस ऑफ सूचर्स हैं वो अलग तरीके से होते हैं
और सूचर कब निकाले जाते हैं, पोस्ट ऑफ स्कार का जो केयर क्या होता है, ये बहुत एब्सोल्युटली मैंडेटरी माना गया है। इसके अंदर अपना जो प्रेशर गारमेंट है वो एक 3 महीने से 6 महीने डालना होता है। तो फॉलोअप थोड़ा सा जरूरी होता है। यू हैव टू बी इन टच विद अ प्लास्टिक सर्जन ताकि आपका स्कार केयर अच्छे से किया जाए। प्लस जो हार्मोन थेरेपी के लकी जो कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत अच्छा जिनका चेस्ट पे हेयर ग्रोथ आ जाता है, तो ये डबल इंसिजन का मार्क दिखता नहीं। Okay, so this was the brief presentation. Now we will start with the question answers. Okay. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ग्रेट। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे डॉक्टर साहब। स्पेशली वो जो लास्ट सेकंड लास्ट वाला था, इट वाज लाइक प्रीटी हैवी साइज, और Yeah. के बाद लाइक लाइंस वर ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रही थी। तो Yeah. बहुत Yeah. नहीं, अभी आप धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि स्कार मिनिमम आए और ज्यादा हम ट्राई करें कि मॉडरेट साइज तक का की होल हो, क्योंकि ऑन टेबल हम स्किन टाइटनिंग एंड लेटर ऑन पेरी एरियोलर टाइटनिंग की टेक्निक से धीरे धीरे डिवाइस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आजकल चाहते हैं कि की होल हो। लेकिन इंडियन सिनेरियो में मैं बता देता हूँ, मोर देन 90% केसेस दे नीड डबल इंसिस। डबल इंसिजन, हाँ हाँ, ये डॉक्टर साहब मैंने पढ़ा था कि थोड़ा चेस्ट हैवी साइड में रहता है हाँ जी। इंडिया में, तो वो दिक्कत आती है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो शुरू से फिर शुरू करते हैं डॉक्टर साहब की वो सर्जरी से पहले। सबसे पहले अभी जो हमारे पिछले 4 से 5 महीने में 18 से 24 साल के करीब करीब 100-125 भाई जुड़े हैं ग्रुप में। तो सबका ओके। यही सवाल है कि डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछ लीजिएगा कि टेस्टोस्टेरोन शुरू करें क्या सर्जरी से पहले? मतलब नहीं कर सकते वो तो एक अलग बात है, आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब, करें कि नहीं? सी ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ से अगर बात करें सर्जरी के लिए जरूरत है कि नहीं, इसका आंसर बिल्कुल ये है कि इससे कोई रिलेशन नहीं है सर्जरी का। एक बहुत बड़ा मिथ है कि टेस्टोस्टेरोन लेने से ब्रेस्ट का साइज कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, डेफिनेटली किसी को माइल्जियाज होते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस होते हैं, कुछ ऐसे अगर इटियोलॉजीज हैं जो कि छोटी छोटी गांठें ब्रेस्ट में होती हैं, उनमें हल्का सा पेन रिलीफ हो सकता है टेस्टोस्टेरोन से, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा एंटी एस्ट्रोजन काम करता है। तो यूजुअली जो टेंडरनेस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इनवेरिएबली साइज पे कोई किसी तरह का इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोन्स ले या ना ले उससे कोई फर्क नहीं होता है। नाउ जहां तक रिक्वायरमेंट्स जो गाइडलाइंस हैं, आप कह सकते हैं कि सोशली और लीगली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से डब्ल्यूपाथ गाइडलाइन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि आप टॉप सर्जरी बगैर हार्मोन के करवा सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वो इंसिस्ट करते हैं कि हम हार्मोन नहीं लेना चाहते। इसके काफी स्पेसिफिक रीजन है। सपोज करो कि हम कोई जॉब कर रहे हैं और अभी हम कोई सपोज एक हमारा बैच चल रहा है और वो बैच हमारा 6 महीने के बाद खत्म होने वाला है, टॉप सर्जरी हम अभी कराना चाहते हैं। उस बैच में हम एज ए गर्ल बात कर रहे हैं, वहां पे वी डोंट वांट टू आइडेंटिफाइड और हम उसमें उनको नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो आप टेस्टोस्टेरोन नहीं ले सकते। ओके, तो इन दैट केस यू कैन अंडरगो चेस्ट मस्कुलाइजेशन विदाउट हार्मोन थेरेपी आल्सो। ओके, नाउ उस चीज के लिए स्पेसिफिकली जो मैंने ओवरऑल जो मैं प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसका एक बीच का एक रास्ता होता है। आप टेस्टोस्टेरोन ले या ना लें, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। कंसल्ट द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आल्सो। वो आपकी कमिटमेंट दिखाता है कि आप डेफिनेटली आपने एक साइकेट्रिस्ट के बाद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाया है, कंसल्ट किया हुआ है, एंड किसी रीजन से आप टेस्टोस्टेरोन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, बट आपने अपना प्रॉपर तरीके से उनको कंसल्ट कर लिया है। ये हमने एक थोड़ा सा एग्जैक्टली हम मैंडेटरी नहीं कह सकते, लेकिन गाइडलाइन में इनकॉर्पोरेट किया है। इसका जैसे मैंने रीजन बताया, एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी भी एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स को फैमिली एक्सेप्ट करती है। इंसिडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज मच हायर इन फीमेल टू मेल जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सर्जिकल जब ऑप्शन आता है तो पेरेंट्स ने अगर एक्सेप्ट भी किया तो सर्जरी के बारे में काफी बड़े मिथ होते हैं कि सर्जरी नहीं करवाना, कुछ हो जाएगा, सेफ नहीं है, वहां पे हेजिटेशन होती है। ओके, या फिर बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो उस चीज में अगर आप फैमिली को कन्विंस करना चाहते हैं तो प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू अगर चलेंगे तो हमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास चाहिए, ताकि इन केस अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, घर में बोलना होता है, तो आप इन एडिशन टू द सोशल मीडिया, फ्रेंड्स की चैट्स और फ्रेंड्स के फोटोग्राफ्स और फ्रेंड्स का सारा चीज दिखाने के साथ जो साइंटिफिक एविडेंस है वो सिर्फ एंड सिर्फ आपके डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है। आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जो इश्यू चल रहा है, ये एक वास्तविक इशू एंटिटी है जिसको हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ये साइकाट्रिस्ट ने मैंने दिखाया हुआ है और ये मेरे को ट्रीटमेंट सजेस्ट किया हुआ है हार्मोन्स के डॉक्टर ने।
तो व्हाट शुड आई डू नाउ, वहां पे वो डेफिनेटली एक उनका जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ेगा और वो कन्विंस होंगे कहा ठीक है बेटे अब ये ऐसा जो सिस्टम है अगर अपने हार्मोन स्टार्ट करने तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ सर्जरी के लिए पहले के लिए जो रिक्वायरमेंट हमने जो किया हुआ है वो है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का सर्टिफिकेशन, जो कि फिटनेस आपके दर्शाता है, जिसपे लिखा होना चाहिए कि यू आर फिट टू अंडरगो टॉप सर्जरी। ओके, नाउ सेकंड विल बी द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये वी विल नॉट सी। अगर कोई ले चुका है ऑलरेडी हार्मोन तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट आपको बहुत जल्दी क्लियर करेगा। ठीक है, अब जो इश्यू आता है टॉप सर्जरी के लिए वो आता है साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस कब देते हैं। धीरे धीरे अभी काफी अवेयरनेस बढ़ रहा है, कंजर्वेटिव उसकी तरफ से हम ज्यादा ओपन सोसाइटी में अभी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो साइकेट्रिस्ट जो क्लियर करते हैं उनके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको सर्जरी के लिए फिट करें कि ना करें। अगर उनको आप हार्मोन्स का प्रिस्क्रिप्शन देकर आप एविडेंस दे देते हो कि मैंने हार्मोन्स ले लिया है तो इमीडिएटली आपको क्लियरेंस देंगे। फर्स्ट गो में कई बार आपको क्लियरेंस नहीं देते हैं वो, क्योंकि उनको भी रहता है कि भी वो आपकी हिस्ट्री देखेंगे। अगर आप साथ में पेरेंट्स जाते हैं आपके साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हुए हैं, पेरेंट्स सब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको क्लियर कर दें टॉप सर्जरी के लिए। ओके, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं और आपने इमीडिएटली बोल दिया कि भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया गया और ऐसे ऐसे मुझे डर लग रहा है ये है वो है, तो आपको क्लियर नहीं करेंगे वो। आपको बोलेंगे कि पहले हार्मोन लो, हार्मोन लेने के 1 या 2 महीने या 3 महीने के बाद आपको क्लियरेंस देते हैं वो। ठीक है, वो उनका एंगल होता है। एज अ प्लास्टिक सर्जन अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो व्हाट आई नीड इज जेंडर डिस्फोरिया का डायग्नोसिस जिसके अंदर टॉप सर्जरी की रिकमेंडेशन हो, एंड सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्मोन, वेदर यू हैव टेकन और नॉट, वेदर यू आर टेकिंग और नॉट, दैट हार्डली मैटर्स। ओके, परफेक्ट, या थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतना डिटेल में आपने समझाया, बहुत 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 धन्यवाद। आई थिंक ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि टॉप सर्जरी के प्री रिक्विजिट क्या हैं, क्या क्या जरूरत है टॉप सर्जरी से पहले? हाँ, टॉप सर्जरी का जो प्रीरिक्विजिट है, नंबर 1 जो डायग्नोसिस ऑफ जिसको कॉमनली जीआईडी हम लोग कहते हैं, तो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का जो सर्टिफिकेट है वो उसका डायग्नोसिस प्लस रिकमेंडेशन फॉर टॉप सर्जरी। ओके, उसके अंदर ये लिखा होता है कि आई एम विलिंग फॉर द टॉप सर्जरी एंड यू आर फिट टू अंडरगो द टॉप सर्जरी। ये प्रीरिक्विजिट है जो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ से। सेकंड जो प्रीरिक्विजिट है वो हार्मोन के प्रिस्क्रिप्शन है। ओके, नाउ जो थर्ड एक लीगल जो एक फॉर्मेट होता है, कंसेंट होता है, एक एफिडेविट होता है, वो प्रैक्टिकली टॉप सर्जरी के लिए भी लागू होता है और वो बॉटम सर्जरी के लिए भी लागू होता है, बोथ फॉर मेल टू फीमेल एज वेल एज द फीमेल टू मेल। वो बेसिकली एज पर डब्ल्यूपाथ गाइडलाइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडियन गाइडलाइंस स्पेसिफिकली ये हो गई है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे डॉक्यूमेंट चेंज होने हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है उसमें एक हमने पार्टी उसको भी बनाया है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ नोटरी, कोर्ट का जो वो है, उसमें कंसेंट है कि भी एट माय ओन विल आई एम विलिंग टू अंडरगो द सर्जरी। और वो जो डॉक्यूमेंट है प्रैक्टिकली आप ये सकते हैं कि कंसेंट है, क्योंकि ये जो सर्जरीज हैं ये रूटीन जैसे अपेंडिसेक्टमी, हार्निया, गॉल ब्लैडर, इन सर्जरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो ये बहुत हद तक काफी सर्जरीज को इरिवर्सिबल माना गया, हालांकि टॉप सर्जरी को अभी तक इरिवर्सिबल कैटेगरी में नहीं डाला गया है। लेकिन अगर मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल में कंपैरिजन करेंगे, मेल टू फीमेल की सर्जरी बहुत अच्छे से रिवर्सिबल है, यू कैन टेक आउट द इम्प्लांट्स इमीडिएटली। बट अगर हम फीमेल टू मेल की सर्जरी में बात करें, स्टिल इन माई ओपिनियन दिस इज इरिवर्सिबल, बिकॉज आपने ग्लैंडुलर टिश्यू को निकाल दिया। आप चेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट जरूर कर सकते हैं, इम्प्लांट डाल सकते हैं, लेकिन ग्लैंड को वापस नहीं डाल सकते। इसलिए जो एफिडेविट है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये थर्ड डॉक्यूमेंट था। एंड ऑब्वियसली जो फोर्थ रिक्वेस्ट है वो है इन्वेस्टिगेशन। तो ये 4 पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1 इज जीआईटी का सर्टिफिकेट रिकमेंडिंग टॉप सर्जरी, सेकंड इज हार्मोन के प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड इज अपना ये जो एफिडेविट है ये इमीडिएटली बिफोर द सर्जरी मिलता है आपको, जो बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई वो रॉकेट साइंस नहीं होता। इमीडिएटली आप कंसेंट के लिए जाओगे, नोटरी बैठे होते हैं, वो कंसेंट करके साइन करके दे देते हैं आपको। ठीक है, आपके साइन को अटेस्ट करते हैं। एंड फोर्थ डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशंस। आजकल क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और नोबडी नोज के भी कितना इफेक्ट इस कोरोना का किस सिस्टम पे रहता है, तो वी मस्ट रन ऑल द इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग आपका लिवर फंक्शन टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, आपका चेस्ट एक्सरे है, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम है, थायराइड टेस्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कल की 3 टॉप सर्जरीज की इन्वेस्टिगेशंस मैंने देखी है, 3 को हाइपोथायराइडिज्म था।
तो डिस्कस कर रहा था मैं सर्जन से बैठ के और हमारे जो साइको ये जो है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है कि फीमेल टू मेल कैंडिडेट्स में थायराइड के इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है नॉर्मल पब्लिक के अंदर, क्योंकि आई डोंट डील विद दोज पर्संस सो फ्रीक्वेंटली, तो बिकॉज आई डील विद द ट्रांस मेन जो कि बेसिकली बॉडी इज फीमेल, तो उनमें थायराइड डिसऑर्डर इज मोर कॉमनली फाउंड इन फीमेल्स। ओके, तो ये इंसिडेंस काफी है, इस चीज को अभी जरूर मैसेज दें, अपना थायराइड टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि हमने कई इंसिडेंसेस पहले तो सुने हैं इधर उधर के, ड्यूरिंग ऑपरेशन, इंट्रा ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, एनेस्थीसिया के कुछ इश्यूज आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से होते हैं। थायराइड उसके अंदर के काफी हद तक रोल अदा करता है, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होती है, ये 4 जो है प्रीरिक्विजिट होती है। ओके जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लड़के बहुत पूछते हैं आजकल, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, और आपने भी आज जैसे बताया की होल सर्जरी के बारे में, तो एक भाई हैं जिन्होंने पूछा था कि ये जो सर्जरी है डॉक्टर साहब की होल वाली, वो किस साइज तक हो सकती है, किस चेस्ट साइज तक हो सकती है, और ऑल्सो कि कैसे डिसाइड करें कि डीआई करवाना है या की होल कराना है, कैसे पता चलेगा? हाँ, इसमें देखो ओवरऑल अगर टेक्निक्स की बात करें तो जो वेल टॉक्ड जो और वेल एस्टेब्लिश जो टेक्निक्स है, 2 हैं, की होल और टॉप दिस डबल इंचेस। ओके, नाउ टॉप के लिए एवरीबडी वांट्स की होल बिकॉज ये स्कारलेस है, प्रैक्टिकली स्कारलेस टेक्निक हम भी चाहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वही चीज है कि किस चाबी से कौन सा ताला खुलता है, ये बहुत जरूरी है समझना। ये काफी हद तक लॉक एंड की का सिस्टम होता है, जिसमें डबल इंसिजन होता है उसमें डबल इंसिजन ही होगा, ये ध्यान रखें। नाउ की होल जिसमें होगा उसमें डबल इंसिजन डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन की होल डेफिनेटली कोई कन्वर्ट नहीं करना चाहता डबल इंसिजन में, क्योंकि वो तो की होल तो सबसे बढ़िया वाली चीज होती है। नाउ की होल की जो पैरामीटर्स होते हैं यूजुअली वो होते हैं स्मॉल टू मीडियम ब्रेस्ट का साइज हो, नंबर 1। सेकंड, अपना जो निपल एरियोला जो कॉम्प्लेक्स है वो हैंगिंग ना हो, उसका टॉसिस ना हो, टॉसिस हम सैगिंग को कहते हैं। सैगिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में होती है। हमारा जो यूजुअली जो निप्पल जो है दैट इज प्लेस्ड 1 इंच अबाउ द इंट्रा मेमोरी फोल्ड। इंफ्रा मेमोरी जो फोल्ड है उसको कहते हैं, जो हमारा नीचे जहां ब्रेस्ट चेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, उस जो अटैचमेंट है उससे अगर हम नापते हैं इंची टेप से, तो अगर हमारा निप्पल एरियोला उसके ऊपर है और मोर देन 1 इंच के ऊपर है, तो की होल सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, चाहे उसके अंदर आपका स्किन थोड़ा सा एक्सेसिव हो, मीडियम ब्रेस्ट हो। ओके, इसमें ध्यान रखें, अभी मैं बात सिर्फ ब्रेस्ट की कर रहा हूं, मैं इंचेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, सेकंड जो ग्रेड टॉसिस होता है वो है आपका जो निप्पल एरियोला है दैट हैज स्टार्टेड हैंगिंग डाउन, लेकिन वो इंफ्रा मेमोरी क्रीज से 1 इंच के अंदर ही है। ओके, ये ग्रे एरिया होता है, ये ग्रे जोन है। इनके अंदर अगर हमारा ब्रेस्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे में बाइंडर यूज नहीं किया हुआ, स्किन अच्छा हमारा टाइट है, तो इनमें हम की होल करते हैं। और एक कंडीशन इसमें जरूर होता है कि अगर हमारा इंट्रा ऑपरेटिवली हम ट्राई करते हैं सर्कम एरियोलर कुछ स्टिचेस होते हैं हमारे जो टेक्निक्स के अंदर, जिसके अंदर स्किन को टाइटनिंग इमीडिएटली वी ट्राई टू अचीव द स्किन टाइटनिंग ऑन टेबल, ताकि लेटर ऑन हमारा जो स्किन है वो सैग ना करे। दीज आर कॉल्ड एज एंकरिंग स्टिचेस। ओके, नाउ एंकर स्टिच के बावजूद ये एग्जैक्टली वही है जैसे कि लिफाफे में से हमने कुछ निकाल दिया और लिफाफा थोड़ा क्रम्पल करेगा चारों तरफ से, निप्पल एरियोला को हम एग्जैक्टली वहीं पे फिक्स करते हैं जहां हमें चाहिए, वो उसके चारों तरफ की जो स्किन है दैट विल अडेप्ट टू द जस्ट मसल। अगर वो फोल्ड बनाती है तो लेटर ऑन एज अ सेकेंडरी स्टेज आप 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ के बाद एक छोटा सा प्रोसीजर है, सर्कम एरियोलर 1 इंच के करीब का स्किन चारों तरफ से निकालते हैं और उसको स्किन को बंद कर देते हैं। प्रैक्टिकली स्कारलेस रहता है ये, निप्पल एरियोला के चारों तरफ एक स्कार आता है जो बहुत ही कंसील्ड एरिया में, आपने एक ये फोटो देखा होगा जिसके अंदर अगर आप जूम करेंगे तो भी बहुत रेयरली वो स्किन वो दिखता है। इसी दौरान निप्पल को रिड्यूस किया जाएगा और चारों तरफ से स्किन को रिडक्शन किया जाएगा। जैसे कि फीमेल के अंदर जो फीमेल्स होती है जिनके 2-3 बच्चे होते हैं और जो ब्रेस्ट सैग करती है, उसके अंदर ये पेरी एरियोलर मेस्टोपेक्सी कहते हैं इस प्रोसीजर को। तो इसी तरह से यहाँ पे पेरी एरियोलर स्किन टाइटनिंग होती है। तो जो मीडियम ब्रेस्ट हैं जिनका निपल एरियोला विद इन 1 इंच ऑफ IMF है, उनको हम सेकंड स्टेज के साथ की होल कर सकते हैं। तो ये बेटर है डेफिनेटली। कई बार हम सोचते हैं कि 2 बार हम सर्जरी नहीं कराना चाहते, लेकिन दिस इज डेफिनेटली फार बेटर देन डबल इंसिजन।
ताकि हमें 2 बार करना पड़े, क्योंकि आपकी चेस्ट पे प्रैक्टिकली ना के बराबर स्कार आता है। बिल्कुल। हेयर ग्रोथ जब होती है तो दिखता ही नहीं। ठीक है ना। अगर हमारा निपल एरियोला आईएमएफ से नीचे है या एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, तो वी शुड नॉट गो फॉर की होल, क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। राइट। बहुत हम रिपेंट करते हैं बाद में कि भी की होल हमने क्यों कराया, क्योंकि की होल का जो अगर स्किन बहुत सैग करती है तो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है उसको करेक्ट करना। ठीक है ना। जो दूसरा इसमें एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंचेज है, इंचेज ध्यान रखें, चारों तरफ हमारा जो चेस्ट का सर्कमफ्रेंस है उसको कहते हैं, टोटल थोरैक्स का पीछे से लेके आगे तक। अगर जिसका वेट किसी का ज्यादा है, सपोज कोई हैवी बेल्ट का है और ब्रेस्ट छोटी है, उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस हो सकता है 38 हो, उसमें हम की होल कर सकते हैं, है कि नहीं। कोई बहुत थिन बेल्ट है लेकिन ब्रेस्ट बहुत छोटी है लेकिन हैंगिंग है, हो सकता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस सिर्फ 30 हो या 28 हो लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू हैंगिंग है, हम उसमें की होल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या मैं 32 इंच पे की होल करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत रेलेवेंस नहीं रखता है ये हमारे लिए, क्योंकि हाँ, आपको 2 चीज देखनी है। आपका ओवरऑल ब्रेस्ट का हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कप साइज में। अगर हमारा कप साइज A1 A2 तक है तो हम यूजुअली की होल कर सकते हैं। बड़े कप साइज के अंदर हम इंच नहीं काउंट कर रहे हैं। बड़े कप साइज के अंदर अगर हमारा बड़ा ब्रेस्ट है, टिश्यू ज्यादा है, स्किन सैग ज्यादा करेगी, डेफिनेटली डबल इंसिजन। और डबल इंसिजन अच्छी टेक्निक है, अच्छे तरीके से अगर हो, टाइम लगा के हो, हरी में ना हो, थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेती है ये टेक्निक, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। डेफिनेटली अगर हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग की टेंडेंसी ना हो तो आज तक सीरियसली आई हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यूज कि भी किसी को ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो डबल इंसिजन से। तो किसी को अगर लगता है कि डबल इंसिजन मुझे कराना पड़ेगा तो उसको साइकोलॉजिकली ज्यादा वो नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट दे गो फॉर डबल इंसिजन एंड रिजल्ट्स आर वंडरफुल। वंडरफुल, या एग्जैक्टली राइट। सो डॉक्टर साहब, इसमें की होल में ही सवाल जुड़ा हुआ साथ में कि इसमें जैसे रीसाइजिंग एंड रीशेपिंग होती है ना डीआई में निपल की, वो इसमें हाँ जी, होता हाँ है जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो निपल थोड़ा बड़ा है, मोटा सा है, जैसे फीमेल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है, तो उसमें फिर कैसे होगा? ये ऑन टेबल डिसाइड किया जाता है। अगर हमारा ब्रेस्ट बड़ा है, मीडियम की तरफ है और थोड़ा सा हैंगिंग है, तो कुछ इमेजिन करो, हमारे जो एक जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उसके चारों तरफ एक स्किन का एनवलप है और नीचे मसल है। ओके, चारों तरफ जहां स्किन अटैच है वहां से ब्लड सप्लाई आता है। ओके, और वो लास्ट जो हमारा पार्ट है वो निपल है, वहां तक पहुंचता है। चूंकि हम पूरा ग्लैंड और फैट को मसल के ऊपर से पूरा निकाल देते हैं तो निपल की सप्लाई चारों तरफ से आती है, राइट। नीचे बेस से खत्म हो जाती है, पेक्टोरलिस मेजर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। तो और उसमें लगभग 1 इंच से 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजर भी हम नीचे की तरफ देते हैं, तो उसका अटैचमेंट और भी कम हो जाता है। ग्लैंड को निकालना है ना, मैं अंदर से, अगर आपने स्लाइड देखी होगी, सेकंड स्लाइड ऑफ की होल, जिसके अंदर वी हैव टू रिमूव द ग्लैंड कंप्लीटली, उसमें एक होल हमें बनाना होता है, इसीलिए इसको की होल कहते हैं। उसमें से जब निकालते हैं तो जो निपल का अटैचमेंट है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और उस निपल में अगर ब्लड सप्लाई ऑन टेबल हमारा ठीक है कि हम वी कैन अफोर्ड टू रिड्यूस द साइज, क्योंकि अगर फर्दर हम कट लगाते हैं तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने के चांस होते हैं और निपल में डाई ऑटोमेटिकली, उसमें ब्लड सप्लाई कम होती है और नेक्रोसिस होता है, तो बाद में रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। अगर हमें ऑन टेबल लगता है कि आगे निकालना ठीक नहीं होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, एंकर स्टिच लगाएंगे, निप्पल को पोजीशन में रखेंगे और आफ्टर 3-4 मंथ्स जो निप्पल नीचे बेस पे अपना उसमें स्टिक हो जाता है, वो पेक्टोरल मेजर से ब्लड सप्लाई दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ से ब्लड सप्लाई भी आती है, नीचे उसका ब्लड सप्लाई स्टेब्लिश होता है। उसके बाद हम उसको वी कैन अफोर्ड टू कट और वी कैन रीसाइज और वी कैन रीशेप ऑल्सो, बिल्कुल डेलिबरेटली, अब किसी भी तरह वी हैव फुल लिबर्टी टू रीशेप इट। लेकिन फर्स्ट गो में अगर हमारा ब्रेस्ट बड़ा है, ब्लड सप्लाई कम है, तो इट इज डेंजरस समटाइम्स टू कट, टू गिव द कट्स हियर एंड देयर। ओके, लेकिन फिर भी अभी हम ग्रेजुअली धीरे धीरे, जैसा कि भी ऑब्वियसली ओवर द इयर्स रिफाइनमेंट्स होती हैं, तो उसमें वी ट्राई टू प्रिजर्व स्मॉल टिश्यू, स्मॉल ब्लड वेसल्स हियर एंड देयर लाइक दैट थिंग, और हमें लगता है कि निपल को हम रिसाइज कर सकते हैं एट द टॉप एंड, तो वी ऑलवेज ट्राई टू डू इट इन द वन गो। लेकिन इतना मैं बता देता हूं, इन केस अगर किसी का निपल रिडक्शन फर्स्ट टाइम नहीं होता तो ये बाद में इतना सिंपल प्रोसीजर है, दिस टेक्स ओनली 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। जैसे आप ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आते हैं वैसा ही है ये लगभग पेनलेस है। ये छोटा सा प्रिक देके उसमें लोकल देते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है। ओके, ठीक डॉक्टर, वेरी नाइस, ठीक।
अच्छा, फिर एक बहुत कॉमन सा सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि कई लड़के जो हैं, जैसे अभी जो हमारे अभी से मैं जुड़े हुए हैं कॉल पे, मैं जानता हूँ कि मेजोरिटी जो है वो आउट ऑफ दिल्ली से है। तो बहुत लड़के जो है वो दिल्ली आएंगे स्पेशली आपसे सर्जरी कराने के लिए। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि हिस्ट्रेक्टमी जो है ना, वो साथ में कंबाइन हो सकती है क्या? मुझे मालूम है दो सर्जरी एक साथ नहीं की जा अ, सकती, but आपका क्या मानना है, आप बताएं। जी, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉर हिस्टेरेक्टमी आपको 1 साल का हार्मोन लेना चाहिए। और अगर आप टॉप सर्जरी 1 साल के हार्मोन थेरेपी की बात करते हैं तो आप सारे प्रोसीजर एक ही दिन में कर सकते हैं। हम्म। फीमेल टू मेल की फैलोप्लास्टी को छोड़ के, हम्म। फैलोप्लास्टी एक डेडिकेटेड कमिटेड प्रोसीजर है दैट शुड नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर प्रोसीजर इन माय ओपिनियन। अदरवाइज आपका जो कॉन्सिक्वेंसेज है थोड़े से अनटुवर्ड होंगे। हम्म। क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फुल डेडिकेशन चाहिए होती है, वो अटेंशन को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते ना। बाकी के जो प्रोसीजर है जिसके अंदर की होल और डबल इंसिजन टॉप सर्जरी, बाकी नीचे की जो प्रोसीजर है 5 प्रोसीजर होते हैं जो सिंगल गो में हो सकते हैं। वन इज टीएलएच एंड ओवरीज का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली होता है जिसको यूट्रस एंड ओवरी रिमूवल कहते हैं। सेकंड इज वेजाइना रिमूवल। हम्म। थर्ड इज यूरिथ्रल एक्सटेंशन। हम्म। Fourth is meteoplasty, making a small penis, and fifth is making a small scrotum out of the skin without implants. Okay, जी। ये पांचों के पांचों प्रोसीजर, अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, मेडिकली आप फिट हो, हम्म। तो आप टॉप सर्जरी के साथ करवा सकते हो, स्पेसिफिकली की होल के साथ, ओके। बशर्ते कि आप 1 साल की कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं। बस ओके, ठीक 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 डॉक्टर, ग्रेट। हिस्टेरेक्टमी के लिए ये जरूरी होता है कि 1 साल के बाद, हाँ एक इसमें है एग्जाम्पशन। अगर आपको मेडिकल इश्यूज है, कई बार हमारे को फाइब्रॉइड है, मेडिकल डी डिसमेनोरिया है, पेन होता है मेंसेस के दौरान, हार्मोन्स हम नहीं लेना चाहते, तो मेडिकली आपको क्लियर कर देते हैं हार्मोन्स थेरेपी वाले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी और साइकियाट्रिस्ट भी, कि यू कैन अंडरगो द हिस्टेरेक्टमी सून सो दैट मेडिकली आपका जो एग्नी है वो चला जाए। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। जी ओके। जी जी। तो अभी ये जो अगला है, ये सर्जरी के बारे में 3-4 सवाल मैं एक साथ ही आपसे पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब, कि कितना समय लगता है सर्जरी में, दोनों सर्जरीज में, और क्या पेन बहुत रहता है क्या, और कितने दिन बाद जो है घर जा सकते हैं सर्जरीज के, दोनों सर्जरी, ये 3-4 सवाल एक साथ ही पूछ लिए मैंने। टॉप सर्जरी का जो है सर्जरी ड्यूरेशन, दिस इज 1 आवर टू 2 आवर्स। ओके, एंड डबल इंसिजन का सर्जरी है दैट इज 2 आवर टू 3 आवर्स। ओके, इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पेन, वास्तविकता के अंदर मुझे अभी तक याद नहीं है कि किसी ने बहुत ज्यादा ये बोला हो कि बहुत बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली पेन किलर साथ में चलते ही है। अराउंड द क्लॉक जो प्रोटोकॉल्स फिक्स होती हैं, ऑल्टरनेट पेन किलर चलते ही चलते हैं। वी हैव नोटिस कि कई बार कैंडिडेट शाम को बैठ के स्टूल पे बैठे हैं, जब राउंड पे कई बार मैं जाता हूँ, अरे सर्जरी आज हुआ अभी क्यों बैठे हो, वो कहते हैं नहीं नहीं वी कैन गो टू द होम, ऐसा भी होता है। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट 100% केसेस हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं टॉप सर्जरी के अंदर, से डबल इंसिजन हो या की होल हो। लेकिन जो दिल्ली से बाहर होते हैं वो कई बार रुकते हैं, उसका एक रीजन होता है क्योंकि इसमें ड्रेसिंग का एक प्रोटोकॉल है। टॉप सर्जरी का जो ड्रेसिंग है हम 5वें दिन करते हैं। सपोज किसी का ऑपरेशन 5 तारीख को होता है तो 10th को आपका टॉप सर्जरी का ड्रेसिंग होगा। तो जो स्टे करना चाहते हैं वो 5 दिन रुक सकते हैं। आइदर दे यू कैन स्टे इन द होटल, और कोई रिलेटिव है या फिर हॉस्पिटल में रुक सकते हैं आप। ठीक है, पेन वास्तविकता में बहुत नहीं होता। ड्रेसिंग 5वें दिन होती है, 5वें दिन ड्रेसिंग होकर, छोटी ड्रेसिंग होकर आपको प्रेशर गारमेंट दे दिया जाता है। डबल इंसिजन की जो ड्रेसिंग है वो 7 दिन में होती है, एग्जैक्टली 1 वीक आफ्टर दी ऑपरेशन। अगर मंडे को सर्जरी है तो मंडे को ही होगा। तो इसमें जो स्टे है वो 7 दिन का या तो हॉस्पिटल में होगा जो बाहर से है उनके लिए, या फिर किसी बाहर होटल में होगा। जो दिल्ली से है वो घर जा सकते हैं, वो 7th डे पे आ सकते हैं। जो विद इन 200 किलोमीटर रेडियस है वो यूजुअली घर चले जाते हैं, 7 दिन में आ जाते हैं। पेन बहुत मेजर इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, अच्छे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं आजकल। बस। दूसरा ये कि मोटिवेटेड है, हमें पता है कि हमें सर्जरी करानी है, इतने साल से वेट कर रहे हैं, तो उसका जो मेयर जो थॉट है गेटिंग आउट ऑफ दीज ब्रेस्ट, वो एक ऐसा थॉट अच्छा होता है कि आप पेन को भूल जाते बिल्कुल बिल्कुल, यूफोरिक, बहुत खुशी होती है, हैं। बिल्कुल। या अच्छा, मतलब ये कंप्रेशन वेस्ट जो है पूछ रहे हैं कि कितना टाइम पहनना पड़ता है डीआई के बाद, और कितना टाइम की होल के बाद? दोनों सर्जरीज के अंदर यूजुअली मिनिमम पीरियड 3 मंथ्स होता है। ये हम्म। डिपेंड करता है कि आपका ब्रेस्ट का साइज कितना था। अगर की होल के अंदर बहुत छोटा ब्रेस्ट है तो यूजुअली 3 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हमें लगता है कि ब्रेस्ट का जो साइज थोड़ा बड़ा था, सैगिंग के ज्यादा चांसेस हैं, तो कंटिन्यू इट फॉर 6 मंथ ऑल्सो। जितना लंबा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। की होल के अंदर जो इसका रोल होता है प्रेशर गारमेंट का, दैट इज फॉर स्किन रीशेपिंग। इडीमा कम करता है, स्किन एडजस्टमेंट में अच्छा होता है, काफी बेहतर रिजल्ट आता है इसका, काफी एक डेफिनेट रोल है।
डबल इंसिजन के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड प्रेशर गारमेंट। डबल इंसिजन के अंदर पर सी हमें स्किन की रीशेपिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन टेबल हम उसको एडजस्ट इसी तरह से करते हैं। लेकिन दोज हु आर ओवरवेट और उनमें काफी हद तक अगर साइड बैग्स हैं, हमारे एक्जिला के नीचे काफी ज्यादा फैट होता है और कई बार वो डॉग ईयर छोटा मोटा बनने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे हमारा प्रेशर गारमेंट रोल करता है। अगेन 3 मंथ्स इज द मिनिमम इसके अंदर अगर डॉग ईयर की बात करें। लेकिन इसके अंदर डबल इंसिजन के अंदर प्रेशर गारमेंट ज्यादा दिन डालना चाहिए बिकॉज ऑफ स्कार। जो स्कार थेरेपी है वो मल्टीप्रोंग अटैक आजकल हम करते हैं, उसके अंदर आपका मसाज होगा क्रीम से, उसके बाद आपके सिलिकॉन सीट्स होंगी, एंड थर्ड इज प्रेशर। प्रेशर थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द स्कार। और प्रेशर थेरेपी जो है वो आप प्रेशर गारमेंट की तरफ से, क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो वे टू पुट द प्रेशर ऑन। मसाज के थ्रू प्रेशर देते हैं एंड यू कीप द प्रेशर गारमेंट ऑन फॉर अबाउट 6 मंथ और 9 मंथ। जितना आप लंबा डालेंगे उतना आपका स्कार कम होगा। बिल्कुल। तो ऐसा था कि मतलब कई ये मिसकंसेप्शन है शायद कि की होल के बाद ज्यादा समय तक पहनना पड़ता है कंप्रेशन गारमेंट। अगर हमारा ब्रेस्ट बड़ा है तो ऑब्वियसली ज्यादा जी। डबल इंसिजन का जो वो है प्रेशर गारमेंट डालने की बार जरूरत ही नहीं है। अगर हम स्कार, जिसकी स्कार की टेंडेंसी नहीं है, सपोज 6 महीने के अंदर या 3 मंथ पे बहुत अच्छा स्कार ऑटोमेटिकली सेट हो गया, नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है, तो यू कैन स्टॉप द स्कार, यू कैन स्टॉप वेयरिंग द प्रेशर गारमेंट। ओके, बट यू शुड नॉट टेक अ चांस, क्योंकि कई बार जो डॉग ईयर को अवॉइड करने के लिए हम जो स्टिचेस लगाते हैं वो थोड़े अंडर टेंशन होते हैं और स्कार बनने के चांसेस बनते हैं। उस टाइम हम मान के चलते हैं कि आप उस चीज को कंपनसेट आपके पोस्ट ऑफ केयर से करोगे, तो डेफिनेटली देयर इज नो हार्म। प्रेशर गारमेंट आपको रिलीफ ज्यादा देता है जी, जी। और ये प्रेशर गारमेंट जो आजकल है डेफिनेटली अंडर अपने जो वेस्ट होता है उसी की तरह होता है ये बहुत ज्यादा। आई थिंक यस डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा मैचो लुक नहीं होता लेकिन बहुत बॉदर भी नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम स्किन की बात करें तो डेफिनेटली इट इज मस्ट फॉर द की होल। की होल में कोई इसका वो नहीं है, लेकिन स्कार केयर के लिए डबल इंसिजन के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि यू शुड वियर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने डॉग ईयर के बारे में बात किया, तो वही है, काफी भाई हैं हमारे जो जिन्होंने काफी समय पहले सर्जरीज करा ली थी, जब इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं अवेलेबल थी, इतना सब नहीं था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। प्लस कई बार ऐसा होता है कि बॉचअप हो जाती है सर्जरीज जो है ना, जैसे हैं जिनको साइज है, डॉक्टर ने बोला कि भाई डीआई कराओ, बट देवर लाइक कि नहीं भाई हमको तो की होल ही करानी है, तो उसमें रिजल्ट आ गए, या कई बार डॉग ईयर्स आ गए, वो भी काफी दिक्कत आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या करेक्शन सर्जरीज करते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली सी धीरे धीरे लेटर ऑन जो लेटर हाफ ऑफ द प्रैक्टिस है वो मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एनी सर्जन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे दे एंड अप डूइंग करेक्टिव सर्जरीज मोर। जैसे कि मेल टू फीमेल की आज अगर हम बात करें तो जो हमारी सिग्मा लीड जो टेक्निक है, प्राइमरी सिग्मा लीड 98.3% सक्सेस रेट है इसके अंदर। आज हम 75% करेक्टिव एसआरएस करते हैं उसके अंदर, जो पहले ऑलरेडी सर्जरीज हो चुकी हैं, और 25% प्राइमरी एसआर। और एग्जैक्टली यही चीज इसमें है, जैसे कि इमिडियोप्लास्टी है हम कहें, या फिर फैलोप्लास्टी डेफिनेटली एक ऐसी है जो करेक्टिव सर्जरी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वंस यू लूज द फ्लैप वहां की वेसल जो है वो रीयूजेबल नहीं बचती है। बाकी जितनी बाकी की सर्जरीज है, जैसे कि टॉप सर्जरी उसके अंदर नंबर 1 है। टॉप सर्जरी का जो करेक्टिव जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है अभी। 2 रीजन होते हैं इसमें। नंबर 1, यू आर हाईली अनसेटिस्फाइड यू नो, एंड वो तो डेफिनेटली करना ही करना है। सेकेंड ग्रुप वो होता है जो कि वी वांट इंप्रूवमेंट, दिस इज ओके, रिजल्ट इज ओके, बट वी वांट इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर स्कार रिवीजन बहुत कॉमन है, निपल का रीशेपिंग, एरियोला का जो अपना रिडक्शन है वो काफी कॉमन है, करेक्शन ऑफ द डॉग ईयर, जो करेक्शन ऑफ द डॉग ईयर एक बहुत 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 कॉमन सर्जरी है इसके अंदर, और बहुत सिंपल सा होता है इसके अंदर। जो हम एडवाइस करते हैं वो पहले लाइपोसक्शन होता है। सी थोड़ा सा इसके अंदर एक ये पॉइंट रहता है कि स्टेजेस थोड़ा बढ़ जाता है। करेक्टिव सर्जरीज के अंदर हम पर से ये नहीं कह सकते कि एक ही बार सर्जरी हम पूरा कर पाएंगे, उसके अंदर बहुत जुडिशियस चलना होता है। सी जो टिश्यू हमारे पास है बहुत कीमती होता है, वी कैन नॉट हायर द टिश्यू फ्रॉम अदर पर्सन। तो जो भी हमारे सामने टिश्यू है उसको सेक्रीफाइस करने से पहले हमें सोचना होता है कि वी शुड नॉट लैंड अप यू नो कि हमें पता लगे बाद में हमारे पास टिश्यू ही नहीं है। तो हम पहले उसका लाइपोसक्शन करते हैं चारों तरफ से डॉग ईयर का, एंड लेट द डॉग ईयर सेटल्स एट इट्स ओन। बाद में अगर हमें लगता है ऑलमोस्ट 2/3 जो डॉग ईयर है ऑटोमेटिकली लाइपोसक्शन से खत्म हो जाता है, फिर बाद में छोटे से इंसिजन से रेजिडुअल अगर डॉग ईयर बचता है तो उसको निकाल देते हैं। अगर प्राइमरीली हम डॉग ईयर को सर्जरी से निकालने की कोशिश करें तो उसमें लंबा स्कार आता है, काफी लंबा स्कार आता है। ठीक है, जो मैं प्रेफर करता हूं इंट्रा ऑपरेटिवली
डॉग ईयर की इंसिडेंट्स बहुत बहुत ही कम देखने को मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, बहुत जी। कम। क्योंकि सी, अगर हमारा स्कार, सपोज इट इज 7 इंच स्कार, हम्म अगर वही स्कार हमारा 8 इंच का हो जाता है तो इट हार्डली मैटर्स, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि स्कार तो हमारे पास है। हम्म अगर उसी स्कार को हम 7 के बजाय 8 कर दें हम्म तो वो स्कार तो स्कार ही रहेगा, डॉग ईयर नहीं बनेगा। तो करेक्ट। हम क्या होता है कि स्टार्टिंग में इनिशियल डेज ऑफ जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसके अंदर कई बार सोचते हैं कि स्कार मिनिमम दें, टिश्यूज को बचा के रखें, तो पूरे का पूरा डॉग ईयर चारों तरफ से खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो डॉग ईयर करेक्शन का जो आज का मेथड है उसमें हम मिनिमम जो एक्सटेंशन स्कार की होती है, लेकिन एग्रेसिव लाइपोसक्शन करते हैं ऑन द साइड्स। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन कई बार ये होता है कि सर्जन ये सोचता है कि हम वी हैव टू स्टिक टू द ब्रेस्ट ओनली। हम्म अगर हम सिर्फ ब्रेस्ट पे स्टिक करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। हम्म अगर हम चेस्ट मस्कुलराइजेशन, कंप्लीट चेस्ट के बारे में सोचेंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत कई बार क्या होता है, हम साइड के जो हमारे बैग्स हैं उसको हम देखते नहीं, ब्रेस्ट का हमने निकाला और ट्रीट कर दिया, साइड के बैग्स ऐसे पड़े हुए हैं। ओवरऑल हमारा पर्पस ब्रेस्ट को निकालना नहीं है, ओवरऑल ब्रेस्ट हमारा मकसद है टू गेट मस्कुलराइज चेस्ट, जो हमारी जो मेल चेस्ट है उसको बनाना है। तो मेल चेस्ट में ओवरऑल कंटूरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अपर एस्पेक्ट हो, लोअर एस्पेक्ट हो, मीडियल एस्पेक्ट हो, स्पेसिफिकली लेटर एस्पेक्ट है। एक्जिला के नीचे का जितना भी फैट है वो अग्रेसिवली लाइपोसक्शन हमें करना होता है, देन ओनली वी विल बी ऑफ द डोगे। डोगे होंगे नहीं हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक ठीक। ओके, मैं भेजता हूँ आपके पास, है हमारे काफी ग्रुप में हैं भाई, 2-3 हैं, तो वो रेफरेंस लेके आपके पास आएंगे, तो आप या मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन जो चैट में है वो पूछ लूंगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि टोटल कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रहने का सब मिला के एवरीथिंग, हाउ मच डज इट कॉस्ट, लाइक बोथ की होल एज वेल एज दी आई। सी कोस्ट सेंटर टू सेंटर, फैसिलिटी टू फैसिलिटी, सर्जन टू सर्जन और सब वेरी करता है। आई डोंट थिंक दिस इज नीड्स टू बी रिवील्ड एंड एवरीबॉडी नोज। हमने जो पैकेज बना रखे हैं दैट क्योंकि ethically I don't know whether it is permissible or not to disclose on the social platforms about the cost and all that, but definitely they can be in touch at the Allmac की जो साइट है उसमें है, डीएम हो सकता है उसमें, मैसेंजर भी है। यूजुअल कॉस्ट जो एवरेज में बता देता हूँ, जो हाउ इट गोज एवरेज है ये। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ सेंटर्स की, not only Allmac. They start from 60,000 goes up to 85 or 90,000 for the keyhole, and double incision का जो cost है that start from 85 to goes up to 1,10,000 or so. And Allmac में हमने कोशिश किया हुआ कि जो essential things है, जो मैंडेटरी है, जो उसके अंदर हर किसी को लगता है उसका पूरा पैकेज बना दिया है। जी जी। पूरा पैकेज बना दिया है, उसके अंदर स्टे भी होता है, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, उसके अंदर मेडिसिन इंक्लूडेड होती है, उसके अंदर प्रेशर गारमेंट इंक्लूड होता है। तो थोड़ा सा कई बार मुझे सुनने को मिला कि कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, जबकि देखा जाए तो उसकी बेसिक कॉस्ट कम होती है, लेकिन पैकेज जब बनाते हैं तो रादर देन सी, कई बार क्या होता है, जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ और मेरे को एक सर्जरी का कॉस्ट बताया जाता है, उसके बाद काफी चीजें रिवील होती हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो मेंटली जो हम जो प्रिपरेशन करके आए हैं उससे थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो बेटर है कि पहले आउटसेट पे हमें पता हो कि ये कंप्लीट पैकेज है आपका, इसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशंस है। तो ऑलमैक के अंदर प्रोटोकॉल्स हैं, फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं, नॉट ओनली फॉर स्टाफ, इवन फॉर मी। मेरे लिए भी मैं वॉयलेट नहीं कर सकता हूँ प्रोटोकॉल्स, वो फिक्स है, मेरे सामने टेबल पे रखी होती है बुक। वो नर्सिस के लिए होती है, ओटी ओटी के जितने भी वो है कैंडिडेट उनके लिए होती है, अनस्थीसिया वाले के लिए होती है। तो क्या क्या इतने सालों में जो जो प्रैक्टिकली सामान जो यूज होता है, प्लस माइनस कुछ वो फिक्स्ड है। वी नो अबाउट इट कि भी कितने सूत्र यूज होते हैं, कितनी ड्रग्स यूज होती हैं, ऑपरेशन के बाद कितना आईवी फ्लूइड जाएगा, हमें पता है कि भी 3 बार इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक जाना है, चौथी डोज ओरली लेनी है, आईवी की बोतल कितनी जानी है, आपका ओवरऑल नर्सिंग केयर क्या, ये सब फिक्स्ड है। तो ये सारे का सारा प्रोटोकॉल बना के क्लियर कट है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये जो कोर्स है लगभग 80-85 के करीब का टॉप सर्जरी की होल होता है, और जस्ट अबाउट दिस 1 लाख इट इज डबल इंसिजन होता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, मैं फिर आई विल गेट इन टच विद लॉरेंस, और ये पैकेज का हमें मिल जाए तो मैं ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा, तो ये अच्छा रहेगा, पहले डेफिनेटली, पता चल जाएगा, तो ये कर देंगे। अच्छा, और दूसरा, हमारे ग्रुप से भी जो आएंगे लोग, वो सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन लेकर आएंगे आपके पास, वो बता देंगे कि हम हैप्पी ट्रांसप्लांट ग्रुप से हैं, तो okay, that's a nice initiative. I must congratulate, specifically I must thank you. This is the need of our, okay. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। Yeah. सो या डॉक्टर साहब, ये है फिर अगला क्वेश्चन था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट उन्होंने लिखा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग
मेडिकल अबाउट इट, वो कह रहे हैं कि केलॉइड्स जो है उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, व्हाट इज केलॉइड अच्छी अगर एंड हाँ। कीलोइड और हाइपरट्रॉफी दो टर्म है इसके अंदर, जी जी। हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलोइड। हम्म डायरेक्टली अपने स्कार को कभी भी कीलोइड लेबल मत करो, हम्म साइकोलॉजिकली बहुत परेशान रहेंगे। हम्म फर्स्ट 6 मंथ तक यूजुअली जो स्कार्स हैं उनको हम हाइपरट्रॉफिक ही लेबल करते हैं। हम्म क्लियर कट डेफिनेशन हाइपरट्रॉफिक स्कार की होती है, रेड, रेज्ड, ईची और टेंडर होगा। जी। रेड होगा, लाल होगा वो पिंक एकदम, रेज्ड होगा स्किन सरफेस से ऊपर, ठीक है, ईची उसमें काफी सारी ईचिंग होती है, और टेंडर अगर आप उसको दबाएंगे तो पेन होगा। ओके, कीलोइड की भी एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा अगर ये परसिस्ट कर जाता है तो उसको हम कीलोइड लेबल कर देते हैं। ओके, ना हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलोइड का जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डिफरेंस होता है, आप जो स्किन का मार्जिन देखेंगे उस पे अगर ओवरहैंग करता है स्कार, यानी स्कार उठ गया स्किन से, अगर वो फ्लैट रहे, थोड़ा सा उठ के साइड के मार्जिन पे ओवरहैंग नहीं करेगा, बरो नहीं बनेगी, तो वो हाइपरट्रॉफिक स्कार है। उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सिलिकॉन सीड्स अपना मसाज करेंगे, किनाकोड के इंजेक्शन होते हैं, लो डोज के जो लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ईचिंग वगैरह ये सब गायब हो जाता है। हालांकि कॉस्मेटिकली अगर आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो सर्जरी की जरूरत होती है। कीलोइड का भी एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीलोइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अनट्रीटेबल है, रिकरेंस के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगर किसी को कीलोइड होता है और बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम उसे ज्यादा मीन्स अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है या साइकोलॉजिकली हम बोधर करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कीलोइड को पूरा निकाल देंगे और आपको बहुत ही ऑनेस्टली डेडिकेटेड कमिटेड वे में स्कार को बहुत जल्दी से केयर उसका करना होगा। नेवर अलाउ देम टू आउटग्रो। तो वो जो केयर हमारे हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलोइड की टेंडेंसी जिनमें होती है वो होती है, लेकिन जिनमें टेंडेंसी होती है उनके स्कार भी बहुत कम हो सकते हैं अगर हम इनिशियल 3 वीक्स से हम केयर स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ में ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑलमैक में है कि आपका एक स्टैंडर्ड स्कार केयर का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, और उसमें एक एक चीज डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि आप क्या क्या करेंगे, कब कब करेंगे। वो सारी चीजें आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें यूजुअली स्कारिंग बहुत कम होती है। ओके, और किसी को भी अगर कीलोइड होता है, डेफिनेटली अगर होता है, तो ये ना सोचे कि कई बार हम सोच लेते हैं कि डॉक्टर की मिस्टेक है, ऐसा कुछ यूजुअली इट इज नॉट देयर। कीलोइड एक टेंडेंसी होती है, ओके, रिकरेंस के भी चांसेस होते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं ये चैट में देख रहा हूँ, बाकी तो सब लोगों के जो भी सवाल हैं वो डॉक्टर साहब ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। दो सवाल हैं जो डॉक्टर साहब मुझे लग रहे हैं जो शायद पूछना चाहूंगा मैं आपसे, कि एक भाई ने पूछा है कि फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पेक्स होते हैं वहां पे कट लगाया जाता है कर्व शेप में, तो क्या ये इंडिया हाँ में जी, हाँ, possible है? डेफिनेटली अगर एग्जिस्टिंग हमारा मसल की अच्छी शेप है उसमें हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर। इंडियन सिनेरियो की चेस्ट और जो हम इंटरनेशनल करते हैं उनमें काफी डिफरेंस मिलता है। जो एथलेटिक ऑलरेडी हमारे पहले से एथलेटिक है उनके अंदर भी ट्राई टू गिव द कट इनटू द पैक, लेकिन अगर हम पैक के अंदर ज्यादा जाते हैं तो काफी हद तक हमारे डॉग ईयर बनने के चांस होते हैं, और इसके अंदर स्किन टिश्यू काफी उसमें बचाना पड़ता है हमें। लेटर ऑन आपको लगता है कि भी चेस्ट जो है आपका ऑपरेट नहीं हुआ होगा ना। एक और इश्यू है, जो हमारे स्कार कॉन्केव होंगे, जो हमारे ऐसे कॉन्केव स्कार होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टाइम के साथ। एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द पीरियड, छोटी हो जाती है टाइम के साथ, तो स्कार भी छोटा होने की कोशिश करता है। जो एग्जिस्टिंग जो ऊपर का टिश्यू है वो उठने की कोशिश करता है, एंड दैट लुक्स लाइक अ ब्रेस्ट, तो आपको टचअप जरूर करवाना पड़ता है उसके अंदर, ये एक होता है। बिल्कुल। ओके, हाँ, और डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि बाइंडिंग करने से क्या चेस्ट सैग करता है क्या, ऐसा या होता है? डेफिनेटली, हाँ। या डेफिनेटली वो उससे एट्रोफी जरूर होता है, लेकिन जो स्किन के जो है क्वालिटी ऑफ द स्किन चेंजेस ड्रामेटिकली, इट चेंजेस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक्सरसाइज के बाद भी स्किन सैग करता है। ठीक है, बस एक ही सवाल और है, उसके बाद अगर किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। यहाँ पे जितने हैं वो तो मैं सवाल पूछ चुका हूँ जो भी आए थे, और बाकी चैट में भी जो लिखे हैं। एक है भाई हैं हमारे, बहुत लकी हैं, परिवार सपोर्ट करता है इनको। ये कह रहे हैं कि 18 से कम है, क्या सर्जरी करवा सकते हैं अगर परिवार साथ दे रहा है तो? डेफिनेटली डेफिनेटली, इंटरनेशनल जितने भी हमारे ये ट्रांस मेल जो होते हैं भाई है, उनमें से मेजोरिटी आर अंडर एज। बस बस बस, ठीक ठीक। व्हाट इज द रीजन, आई विल टेल यू। हम्म आज जो फाइट अभी जो चल रही है,
जी स्पेसिफिकली मेल टू फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में जो हम ट्राई कर रहे हैं, जो बाहर ऑस्ट्रेलिया में शायद स्टार्ट हो गया है, जी जी हार्मोन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड एट एन अर्ली एज, राइट ताकि आपका प्यूबर्टी जो है वो हाँ हॉल्ट होके आप वास्तविकता के अंदर अपने खुद के जेंडर में आओ। हाँ देखो एफएफएस की कॉस्ट अगर आप देखोगे, पूरी मेल टू फीमेल के अंदर हाईएस्ट कॉस्ट फेशियल फेमिनाइजेशन की है। इट गोज समटाइम्स अबाउट 10 lakhs ऑल्सो। अगर हम 12-13 साल की उम्र पे अगर हम हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर दें तो आपको एफएफएस की जरूरत ही नहीं। ओके, बिल्कुल इसी तरह अगर हम ट्रांस मेल में अगर पहले हार्मोन स्टार्ट करें तो एक तो टॉप सर्जरी का हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, आपके ब्रेस्ट ज्यादा ना ग्रो करेंगे। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट विल कन्वर्ट टू की होल। ठीक है ना। और प्रीरिक्विजिट जो मैं बता देता हूं, अंडर एज के अंदर हम करते हैं तो उसके अंदर आपका नोटराइज्ड एफिडेविट होता है जिसमें बोथ द पेरेंट्स दे हैव टू साइन दैट कंसेंट। करेक्ट वो इजीली हो जाता है, कोई बड़ा इशू। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ईएमआई के पैकेजेस अवेलेबल हैं क्या लड़कों के लिए? ऑल माय ईएमआई डेफिनेटली ऑप्शन होता है। ईएमआई अभी जो बैंक से हमने बात की हुई है, बहुत रेगुलरली ये बातें होती रहती हैं। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो वैलिड क्रेडिट कार्ड उनको चाहिए होता है। ईएमआई का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड से आप वो ईएमआई की ऑप्शन उसमें चूज कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट तो बैंक विल पे ऑल द मनी इन एडवांस एंड ग्रेजुअली आपकी ईएमआई चलती रहती है, वो रहता है। परफेक्ट, ठीक ठीक ठीक। अच्छा हाँ। तो हाथ एक तीसरा का खड़ा हुआ है, तीसरा अपने आपको अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको परमिशन दे दी है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी पूछिए। Yeah, first of all, I'd like to say hi to all. Basically, Dr. Koshi, for a long I'm following you. Thing is that मुझे जो बोलनी थी वो है कि it was an excellent conversation altogether. यहाँ पे एक ही चीज मुझे बस बोलनी थी, as myself is a trans activist, I myself a trans woman from Kolkata. ये जो आप बोल रहे थे ना कि comparatively F2M trans man की acceptance कुछ ज्यादा है society में, there is a little bit contradiction on this, क्योंकि मैं जब ग्रासरूट लेवल में काम करती हूँ वहाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा मिलता है कि अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि उसको मार के घर से निकाल दिया गया। सो इनको ट्रांस मैन को वेरी कॉमन। हाँ, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली सी अभी भी होता है। and you will find lot of trans men they are working out of the family, out of the house. लेकिन ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर हमारी ओपीडी की सी देयर इज नो डाटा अवेलेबल टिस्टा। अगर ऐसा है कि एक्सेप्टेंस मेल टू फीमेल में है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है ये, नहीं वी वांट 100% एक्सेप्टेंस। लेकिन शायद सोसाइटी का जो ओरिएंटेशन है स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में कहें, ये हमारी ओपीडी कंसल्टेशंस के दौरान हम बात करते हैं, कोई डाटा नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो आते हैं कैंडिडेट्स जो ओपीडी में जो अकंपनी करते हैं F2M, most of the candidates they are accompanied by the parents. Correct. Right. Oh, that's true. That's good as per your location. But in here in Kolkata, the scenario is completely different. And my second question that is was, very nice. Yeah. मेरी second question थी कि हमारे यहाँ जो होता है, आप जो बोले थे ना कि it's not the prerequisition of top surgery कि हम लोग hormone therapy के लिए जाए, it's not mandatory. But यहाँ क्या होता है, यहाँ most of the surgeon they deny to go for this surgery before hormone therapy. Why so? See, तीसरा इसमें थोड़े से ना लीगल इश्यूज हैं। सपोज करो कि जैसे मैंने उसमें क्लियर कट पॉइंट बताया था कि पेरेंट्स साथ हैं, एवरीबडी इज ओके, सबको पता है। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इस चीज में, अगर हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का डायग्नोसिस करना चाहें, हमारे सामने कोई एक कैंडिडेट बैठा है, इज ह्यूमन बीइंग, कितना टाइम लगता है हमें समझने में? टिस्टा, यू टेल मी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दैट गाय? इट इज जस्ट 30 seconds, 1 minute. Okay, and we know कि he needs the surgery and everything is okay. बिना किसी कुछ के कोई किसी को साइकेट्रिस्ट की nobody will accept कि मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, isn't it? लेकिन जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से हार्मोन थेरेपी इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट। ये डब्ल्यू पाथ गाइडलाइंस है, आई पैथ गाइडलाइंस भी यही है। ओके, सर्जन क्यों डिमांड करते हैं उसका एक रीजन है, आप अपने आप को कंप्लीटली
उस लूप में रखना चाहते हैं जो कि सेफ है। और Exactly. Yes. प्रोटोकॉल्स, Yes. मैक्सिमम जो Yes. प्रोटोकॉल्स हैं, सपोज करोगे आपने बिना हार्मोन्स के एक बच्चा आया 18 साल का, 18.5 19 साल का आया, फैमिली में नहीं बताया, उसने जीआईडी का सर्टिफिकेट ले लिया और उसने तुरंत आपसे ऑपरेशन करा लिया। ओके, पेरेंट्स विल, दे डोंट नो कि क्या आपके प्रीरिक्विजिट्स हैं, दे डोंट नो कि हार्मोन थेरेपी क्या होता है, दे डोंट नो क्या जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है। उन्होंने इमीडिएटली बोल देना है कि आपने बिना इसके ऑपरेशन क्यों कर दिया, है कि नहीं? वो ये नहीं कहेंगे आपने बिना हार्मोन के क्यों कर दिया, वो ये कहेंगे आपने ऑपरेशन क्यों किया। अब अगर सर्जन के पास हार्मोन थेरेपी का भी पेपर है, डॉक्यूमेंट आपने लिया हुआ है, तो आपके पास काफी हद तक एक वो है कि देखो आपके केस थोड़ा ज्यादा मजबूत बनते हैं। प्रोटोकॉल्स आपने पूरा फॉलो किया है, प्रोटोकॉल आपने बल्कि ओवर ज्यादा किया है, ताकि आप अपनी तरफ को अपने आप को सेफ रखें। तो इसमें सर्जन का ज्यादा रोल नहीं है, सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट का रोल ज्यादा। साइकियाट्रिस्ट क्लियरेंस नहीं देते हैं आजकल, तो साइकियाट्रिस्ट क्लियरेंस ही तब देंगे जब आप हार्मोन ले चुके हो। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ने चेंज कर दिया अपना प्रोटोकॉल अभी, जबकि हम कहते हैं अबे मम्मी पापा साथ बैठे हैं, डॉक्टर्स है, सपोज करो एक डॉक्टर है, हमारे कलीग हैं और उनका बेटा ट्रांसमैन है मान लो सपोज, और मैं सेक्रेटरी से बात करता हूँ कि आई वांट टू ऑपरेट क्योंकि इसका बेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ये चाहता है कि टॉप सर्जरी के बाद हमें डॉक्यूमेंट दे देंगे, डॉक्यूमेंट अपना चेंज कराना चाहते हैं, नेक्स्ट उसके अंदर ये ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ मेल डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर भी साइकियाट्रिस्ट के बारे कहते हैं नहीं 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 डॉक्टर, बेटर है कि हार्मोन ले दें। ये है तीसरा साइंटिफिकली एक और इसका रीजन है। फर्स्ट रीजन वॉज कि भी आप डेफिनेटली अपने आप को सेफ रख रहे हो, ये वाला रीजन है। जो एक और इसका रीजन है स्पेसिफिकली इनके, एक क्वेश्चन जो अभी मेरे पास था जिसमें कि रिग्रेट क्या इंसिडेंस है, रिग्रेट भी कई बार होता है। ओके ना, बेस्ट डायग्नोसिस कौन कर सकता है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का? कोई आंसर दे सकता है इसका? नहीं नहीं, एक्चुअली अगर मैं फील करती हूँ कि आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग अबाउट माय आइडेंटिटी, उसका तो यू आर द बेस्ट दे पर्सन, सकता है। यू आर आई द एम द बेस्ट बेस्ट पर्सन, पर्सन, राइट? इजंट इट? Right, correct. बेस्ट Yes. पर्सन ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर एक जगह का डाटा दूसरी जगह से हम यूएसबी से बहुत कुछ चीजों से वायर जोड़ा के बाद वायरलेस वाईफाई सब आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो सामने बैठा है एक कैंडिडेट जो हमें कह रहा है कि मैं मेल हूं, और डॉक्टर कौशिक के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं उससे कनेक्ट करके डायरेक्ट सारा ट्रांसफर कर लूं, समझ गया? ये एक लिमिटेशन है। लेकिन वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, उसका जो डाटा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बेस्ट पर्सन है डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है ना, अगर हम कहते हैं डॉक्टर कौशिक ने अपने एक्सपीरियंस पे कह दिया कि यस यू आर अ ट्रांसप्लांट, साइकियाट्रिस्ट ने जाके बोल दिया यू आर अ ट्रांसप्लांट, ही इज इन हरी, 100 पेशेंट्स है, फटाफट जीआईडी का सर्टिफिकेट दे दिया। इन केस रेयर चांस है, अगर वो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस नहीं है और अदर नॉन बाइनरी में है कोई भी, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर सिनेरियो है, डोंट माइंड इट, लेकिन ऐसा होता है कई बार, मेल टू फीमेल में भी हो सकता है एंड फीमेल टू मेल में भी हो सकता है। और सपोज करो कि वो नॉन बाइनरी ग्रुप में है और डायग्नोसिस जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का दे दिया गया और टॉप सर्जरी हो गया, और अल्टीमेटली पता लगता है कि बाद में वो ट्रांसमेल नहीं है, तो ये एक रिग्रेट का बहुत बड़ा इश्यू होता है। ठीक है ना, अगर हम किसी पुराने जमाने में अगर बात करें कि एक ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, टीबी, जिसको हम चेस्ट एंड ट्यूबरक्लोसिस में बहुत कॉमन है अपने इंडिया के अंदर, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम शायद अपने इंडिया में ही है, हाफ ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट ऑल ओवर देखें तो इंडिया में माने गए। इसका डायग्नोसिस जब हम एमबीबीएस किया करते, उन दिनों में इसका डायग्नोसिस होना बहुत मुश्किल था। तो हम क्या किया करते, पेशेंट को लगातार बुखार चल रहा है, पहले मलेरिया ट्रीट कर दिया, टाइफाइड ट्रीट कर दिया, अब नहीं ट्रीटमेंट हो रहा, उसमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते थे, उसको एटीटी स्टार्ट कर देते हैं, एंटी ट्यूबर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और 15 से 20 दिन में, महीने में पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। दिस इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल थेरेपी। ओके, तो काफी हद तक एक टर्म अपनी जो गाइडलाइंस में है वो ये भी है, अगर हमें 100% डायग्नोसिस को प्रूव करना है, कीपिंग द जीरो मार्जिन ऑफ एरर, एरर को जीरो करना है हमें, कोई भी सर्जरी, मेडिकल ट्रांजिशन आप ले सकते हैं, वो फर्स्ट 3 मंथ तक आपको बहुत ज्यादा इरिवर्सिबल चेंज नहीं लेके आएंगे, लेकिन अगर हम ट्रांसमेल नहीं है तो हम सर्जरी करने प्रॉब्लम होगा। सपोज आप ट्रांसमेल नहीं है, जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का सर्टिफिकेट मिल गया और आपने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? आप ऑटोमेटिकली वॉकआउट कर जाएंगे, आपका डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली यू विल गेट क्लियर कि आई एम नॉट अ ट्रांसमेल, अगर आप नहीं है तो हार्मोन थेरेपी वहां पे हमारे लिए हेल्प करती है। अगर आप हैं तो यू विल एंजॉय, किसी से पूछो, यू स्टार्ट द हार्मोन,
यू विल फील, यू नो, एक ओरा है इसका, एक अलग से एक फील है इसकी टेस्टोस्टेरोन की, बिल्कुल वो बिल्कुल आपको कंप्लीट फील करता है। यू डोंट वांट टू स्टॉप इट। हमसे फाइट होती है कि हम इसको 2 हफ्ते पहले बंद करें, 3 हफ्ते करें, एक कई बार बोल देते हैं 1 महीना पॉलीसाइथीमिया है, आरबीसी काउंट ज्यादा है, ज्यादा एक्ने है, और ज्यादा एक्ने हम बोलते हैं 1 महीना बंद कर दो। नो डॉक्टर, आई डोंट वांट टू स्टॉप इट, क्योंकि वो एक फीलिंग होती है, वो चली जाती है ना। अगर हम हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं और अगर आपको अच्छा फील होता है, तो आप सर्टेन हो कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है, तो बेस्ट पर्सन आप हो। सेकंड इज हार्मोन थेरेपी, दिस इज नॉट द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर तो आपका वाइवा लेते हैं, सिंपल, कोई ऐसा डाटा थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है। तो हार्मोन थेरेपी शायद इसलिए भी जरूरी है कि आप किसी भी सर्जरी को कराने से पहले बेटर है कि हार्मोन ले लें। ओके, बिल्कुल। That's great. That's great. Yeah. One more question, maybe last question from my side. ये क्या है कि पेरेंटल कंसेंट कितना जरूरी होते हैं कोई आफ्टर एडल्ट 18 पर्सन के साल के लिए? बाद इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज अगर नॉट एट ऐसा ऑल, कोई नॉट केस एट ऑल आपके रिक्वायर्ड। पास आया, अगर ऐसा कोई केस आया कि वो घर पे बोलना ही नहीं चाहते कि वो सर्जरी करवाने के लिए जा रहा है या जा रही है, तो इन दैट केस वुड यू अलाउ द पर्सन टू परसिस्ट फॉर द सर्जरी? See, Tista, after 18 years, you are independent in the sense that you are at your own. It is not my authority, or it's not, my right to disclose your identity also, whether it is to the parents or to you. I'm not supposed to discuss with the parents also. Parents, they can come to me, they can fight with me, I will handle. Because you see anywhere all over the world, अभी बैठे हैं यूएस के अंदर, वहां बात करो आप, अंडर एज में भी अपनी रिपोर्ट को शेयर नहीं कर सकते। 16 आप साल रिपोर्ट शेयर नहीं कर, एक डॉक्टर रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकता, इवन टू द पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आफ्टर 18 इयर्स हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। यस यस, अगर हमें लगता है, कोई कहता है कि भी घर में बिल्कुल नहीं मानेंगे, एक सेंटेंस कई बार वो बोल जाते हैं बीच में, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम इस वास्तविकता के अंदर इतना हरी में सर्जरी करें या ना करें। तब हम एक सलाह जरूर दूंगा मैं, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। सी, सर्जरी अल्टीमेटली दैट विल टेक प्लेस, वो होगी। आप 17-18 साल की उम्र से आपकी फ्लाइट ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, 22-23 साल पे ये पीक पे पहुंचती है, क्योंकि उस टाइम मैरिज के लिए आपको फोर्स किया जाता है। लेकिन आप धीरे धीरे टाइम निकालते हैं, 27-28 के बाद पेरेंट्स हारना शुरू कर देते हैं, उनको पता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। 28, 29, 30 साल को बिल्कुल हार जाते हैं। वो आपका 7-8 साल का पीरियड है, आपने प्रैक्टिकली एज ए फीमेल ही जिया है, जो आपने लूज कर दिया, छोड़ दिया। अगर हम 90 साल की उम्र में, अगर मेजोरिटी ऑफ द लाइफ अगर हम फीमेल की तरह जी रहे हैं, तो बहुत कम है। लेकिन इस दौरान मैं एक सलाह दूंगा, अगर पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं और किसी भी वो है, तो ये जितने भी अपना जो ग्रुप्स हैं, जो ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, इनके थ्रू इतना अच्छा पेरेंटल एक ग्रुप बनाया जाए, जिनको समझाया जाए, ताकि आप सर्जरी से पहले अपने आप को मेंटल पीस में ले आए, और सर्जरी मेंटल पीस के दौरान हो, साइकोलॉजिकली आपकी रिकवरी अच्छी होगी, ऑपरेशन के बाद अब रिग्रेट नहीं करते हो। अगर सर्जरी मान लो बिना एक्सेप्टेंस के आप करा लेते हो, तो आप लीगली ऑथोराइज तो करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक रिग्रेट गिल्ट चालू रहता है। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सर्जरी पोस्टपोन कर सकते हो और पीस बना सकते हो, वो ट्राई करो, अनलेस एंड अनटिल के आपके बिल्कुल ही एडमेंट हो पेरेंट्स के भी, ठीक है। तो हमेशा पहले ट्राई करना चाहिए ना। अगर इन केस हमें लगता है कि बिल्कुल ही पेरेंट्स नहीं मानेंगे और कहीं ना कहीं थ्रेट है, तो एक ये अल्टीमेट दूसरा पॉइंट है, वी कैन से जस्ट ऑपोजिट पोल, वी कैन से पेरेंट्स ने बिल्कुल ही मानना, और वो कई बार रिवोल्ट कर सकते हैं, दे कैन हार्म यू। तो लीगली अपने आप को सेफ करना चाहिए। वो मैं कई बार एडवाइस करता हूं, अगर कोई स्ट्रांगली बोलता है कि पेरेंट्स मेरे को तकलीफ देंगे और बाद में दिक्कत हो सकती है मुझे, तो एक एफिडेविट होता है, वो प्रैक्टिकली आपको रिलीज करवाता है कि मैं अपनी विल पे करता हूँ, मेरे पेरेंट्स बाद में कुछ भी अगर मुझे कहते हैं, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे कैन नॉट से एनीथिंग टू मी। वो सारी का एक एफिडेविट प्रॉपर, एक देयर इज अ प्रोटोकॉल, उसमें लिखा होता है, वो पहले इन्फॉर्म करता है, और दैट गेट्स डिपॉजिट टू द डॉक्टर ऑल्सो, और वो आपके पास भी रहेगा। द लेटर ऑन, इन केस अगर कुछ भी होता है, तो वो एफिडेविट आपको पूरी तरह से फुल्ली प्रोटेक्ट करता है। पेरेंट्स को वो सामने आप रख सकते हो कि मैंने पहले बनवाया वो। जी एक्चुअली यही है, हमारे तो 40-42 साल के वो जुड़े हुए इस समय कॉल के ऊपर भाई हैं, वो पेरेंट्स अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जाके नहीं सारा तो सर्जरी वगैरह उनकी होगी, तो मैं समझ सकता हूँ। प्लस डॉक्टर साहब हमारा अभी बहुत फ्रीक्वेंट है, अभी भी एक्सेप्टेंस, लेकिन मैंने जो बोला है ओवरऑल एक्सेप्टेंस जो है, वो शायद हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में इसलिए कि लड़का अच्छा है,
है क्या नहीं? वो होता है ना एक जेंडर बायस वाली है कि चलो लड़की से लड़का बनना है अच्छा rather than- वो एक थोड़ा सा एंगल मुझे लगता है। जितने भी अपने एथलेटिक है वो मुझे पता है कि भाई यस दे आर मोर ओरिएंटेड इज ऑलवेज गुड आल्सो। एनीवे एक क्वेरी मैंने देखी है, दिस इज फ्रॉम समबडी पी मलिक। हाँ 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 अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक क्वेरी है, उन्होंने हाँ, बोला है पिछली कि बार whether we can जी do the surgery or not. Definitely अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखो बहुत लॉन्ग सर्जरी स्पेसिफिक जैसे फेलोप्लास्टी वगैरह है, इनको थोड़ा सा करना रिस्की रहता है बिकॉज डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यूजुअली इम्यूनो सप्रेशन का ट्रीटमेंट इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप लेते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी ठीक है तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, मेजर इशू कुछ भी नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज इतने ड्रेडफुल डिजीज नहीं है जितना हम सोचते हैं। ओवरऑल टॉप सर्जरी और बॉटम सर्जरी जो बेसिक सर्जरीज है वो कंट्राइंडिकेशन में नहीं आती है। यू कैन अंडरगो द सर्जरीज। ओके, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट कवर्स इट ऑल प्रीटी मच। बस एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हमारे जो है ग्रुप में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए भी मैंने एक ग्रुप खोला है, हमारा टेलीग्राम पर ही है, प्लस मेंटल हेल्थ के लिए भी खोला है, पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो काफी जगह वो चल रहा है। और हम एक सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन इशू करते हैं फॉर ट्रांसमैन, तो वो लेकर ही आपके पास आएंगे जितने भी आएंगे ग्रुप के लोग। हमारे हैप्पी ट्रांसमैन ग्रुप का, हमारे ग्रुप का नाम है, तो उससे आएंगे। और बस आई थिंक बहुत समय आपने 1 घंटे के ऊपर निकाल के हमको दिया और इतने डिटेल में सब कुछ समझाया डॉक्टर साहब। लाइक वी आर रियली रियली थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है डॉक्टर्स की कितनी मुश्किल होती है, आपने समय निकाला, जुड़े और इतने अच्छे से डॉक्टर साहब आपने समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके अभी अभी लास्ट एक किसी ने लिखा है केवी पे डॉक्टर साहब पर्सनल फोन पे बात नहीं करते हैं, उनकी मिसेज बात करती हैं। ये थोड़ा सा मेरा क्लैरिफिकेशन, दिस इज गुड थिंग, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आई एम वेरी सॉरी। सी एक प्रिंसिपल है, मॉर्निंग से इवनिंग 8:30 से सर्जरी स्टार्ट करके 4-5 o'clock तक सर्जरी होती है कई बार। तो ऑल ओवर जो भी स्टाफ है या फिर घर से जहां से भी है वो मेरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वन फोन हैज टू बी विद मी। वो पर्सनल फोन कहने पे नाम पे है, अदरवाइज इट इज अ पब्लिक फोन, माय फोन इज पब्लिक फोन। ओके, एंड मैं यूजुअली ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम ओवरऑल रिलेटिव से भी है, और ये क्लियर कट गाइडलाइंस में बताया हुआ है। अगर अभी जस्ट इमेजिन अगर मैं फोन शुरू करा स्टार्ट कर दूं तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब इट इज यू कैन नॉट इमेजिन, आइदर यू कैन ऑपरेट और यू कैन लिसन टू द फोन। नाउ 4 बजे से 8 बजे तक हमारा जो है वो ओपीडी रहता है। ओपीडी के दौरान भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिसन द फोन, एंड आफ्टर 8 o'clock इट इज इंटरनेशनल कॉल्स। इंटरनेशनल कॉल्स जो 8 to 10 o'clock चलती है, और उसके बाद थोड़ा सा फटीग और वो करके सो जाना होता है। यस, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू रहता है कई बार। कॉल सिस्टम व्हाट्सएप नंबर का भी इतना कई बार बहुत ज्यादा फ्लो रहता है मैसेंजर पर इनके ऊपर, तो उस पे प्लीज आई एम वेरी सॉरी, आई डेफिनेटली अपोलॉजीज है मेरी। लेकिन फिर भी इन केस अगर मेरे से डायरेक्टली अगर बात करना हो तो मेरा पर्सनल नंबर है 9818306879। ये डॉक्टर कौशिक का नंबर है, जिसमें कैप डाल के मेरा एक फोटो है। जो ऑफिशियल नंबर है उसमें मैं एक बेंच पे बैठ के उसमें कुछ लिख रहा हूँ, ऑफिशियल नंबर है, वो नंबर डाला हुआ है जिसमें पर्सनल एवरीबडी इज अलाउड टू सेंड द मैसेज, उसमें कर सकते हैं। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी वाला बहुत सिग्निफिकेंट चीज हो तो आई डू कॉल देम आफ्टर 8:30। मैं बहुत लोगों को वापस बात करता हूँ। अभी एग्जैक्टली 1 घंटा पहले गाड़ी में चलते चलते मैंने कैंडिडेट से बात की है। अभी मैं ये नहीं बात करता डॉक्टर साहब बात नहीं करते, उसने मेरे को मिस कॉल किया, ऑपरेशन था, शाम को 5 बजे कॉल किया, डिडंट पिक अप द फोन, रिवर्ट मैंने बात किया, ही वांटेड सम डॉक्यूमेंटेशन एंड आई टॉक टू पर्सनली। तो कई बार होता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि कई बार फ्लो इतना ज्यादा होता है, वो बहुत कोई मेजर इशू नहीं होता। इन केस अगर आप बिगिनर हैं, और मैं एक सलाह जरूर दूंगा, अगर बिगिनर है, सब्जेक्ट का नहीं समझ आया है, कैसे पूरा थ्रू एंड थ्रू प्रोसीजर में जाना है, इट इज इसेंशियल टू कम टू द ओपीडी फॉर डिटेल डिस्कशन। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब मैं ओपीडी में बैठता हूं तो मेरे सामने 1 घंटा भी सामने बैठ सकते हो, उस टाइम आपके 1000 100 जितने भी क्वेश्चन जो सारे आंसर होंगे। आफ्टर दैट प्रोबेबली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट मी अगेन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो चीज होती है उस टाइम सारी चीजें समझाई जाए, उसको प्रिंट आउट मिलता है डिटेल्स वाला, और वो चीज एक एसेंशियल है कि आपका टोटल ट्रांजिशन कैसे होगा, रादर देन टॉकिंग ऑन द फोन। टॉकिंग ऑन द फोन फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मान लो मैं समझाना शुरू करता हूँ तो दैट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर और सो। ओके,
बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, आई डोंट थिंक कि आपको इतना जस्टिफिकेशन देने की जरूरत थी, है पता नहीं नहीं, why- मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। मेरी भी लॉरेंस जी से ही बात हुई थी ऑल थ्रू आउट, आपसे तो आज पहली बार कॉल से आधा घंटा पहले बस बात की है, तो आई अंडरस्टैंड दैट। बाकी डॉक्टर साहब के सारे डिटेल्स, ऑलमाइक के डिटेल्स और लॉरेंस से वो लेकर के जो भी आपका पैकेज का डिटेल है वो लेके मैं ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा। और हाँ जी, वो मैं आपको टोटल जो आपने क्वेरीज हैं उनका आंसर्स मैं आपको भेज दूँ सबका। बिल्कुल ओके, बिल्कुल इंक्लूडिंग डॉक्टर ऑल। साहब, I'll ओके be yeah, thank you so much डॉक्टर साहब, thank you once again, thank you okay everybody। okay bye. Thank you all, and it was a wonderful opportunity, and thanks for me having this set. Okay, bye bye. बाय डॉक्टर साहब, बाय सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई कई लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब आप यू कैन लीव, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, मैं Okay. हाँ इन लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो वंडरफुल सेशन, आई थिंक बहुत बढ़िया सेशन हुआ आज, और बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिले होंगे। काफी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर कौशिक को लेकर आए, बट उनके बिजी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पा रहे थे, तो आ जाए तो बहुत सवालों के जवाब हम लोगों को मिल गए होंगे। और बाकी कुछ लड़के पूछ रहे थे कि भाई टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है, तो बहुत आसान है। अपने उस पे जाइए प्ले स्टोर पे एंड डाउनलोड टेलीग्राम फ्रॉम देयर, और उसके बाद जो है आईडीज हैं, मेरा नाम अभी सांकृत है, so literally the spelling of my name @ABHISANKRET, जो मैंने चैट में भी डाला है, अभी सांकृत आईडी है, इसमें मुझे आप पिंग कर सकते हैं बोल के कि भाई आपका टेलीग्राम से आपका जूम कॉल से आपका नंबर मिला है, और मैं आपको बिल्कुल ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। दो ही सिर्फ प्री रेक्विजिट्स हैं टू ज्वाइन आवर ग्रुप, एक तो आप ट्रांसमैन होने चाहिए, दूसरा आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, दैट्स ऑल। बट अगर 17 के भी हो और 2-3 महीने 4 महीने में 18 के होने जा रहे हो तो भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई एक बात, और दूसरी बात कि कुछ सवाल अगर आपके रह गए हैं जो आपको लग रहा है कि जवाब नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ग्रुप में 400 से ज्यादा ट्रांसमेंट जुड़े हुए हैं, और इशमिंदर आज कॉल पे भी जुड़े हुए थे, वो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही जो है टॉप सर्जरी कराई है डॉक्टर कौशिक से, वो भी हैं ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पे सवाल पूछ सकते हैं और आपको जवाब सारे वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी का कुछ है, मैं अभी एक मिनट आप लोगों को जो है अनम्यूट कर देता हूँ, आई एम अनम्यूटिंग एवरीबॉडी, आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ अभी पूछना है फौरन के फौरन, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, अगर कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हाँ अभी पूछ लें, यू कैन आस्क मी अबाउट द ग्रुप और अबाउट द कॉल्स और एनीथिंग एल्स, आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं सवाल। और अगर नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कॉल पर जुड़ने के लिए। ये कॉल जो है हर वेंसडे 8:30 बजे मैं करता हूँ, पिछले 1.5 साल से ये कॉल नॉन स्टॉप चल रही है, एक्सेप्ट फॉर 2 महीना फरवरी और मार्च में 2 महीने के लिए बंद हुआ था, उसके बाद से ये कॉल्स जो हैं रेगुलरली चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। तो अगले हफ्ते का जो कॉल है, ये जो था ये 4 पार्ट सीरीज का कॉल मैंने किया था टॉप सर्जरी के ऊपर। सो 2 पहले में मैंने डीआई और की होल के बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाया, थर्ड कॉल में डॉक्टर भीम सिंह नंदा जुड़े थे हमारे साथ, और आज की कॉल में हमारे साथ जो है डॉक्टर कौशिक जुड़े थे। अगले हफ्ते का जो कॉल है वो पोल पे करके, हम लोग ग्रुप में पोल भेज करके और उस पे डिसाइड करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली हिस्टेरेक्टमी पे होगा। तो आप लोग सब लोग जरूर जुड़िए, जिन जिन लोगों को भी हिस्टेरेक्टमी के बारे में जानना है उन लोगों को इस कॉल पे जरूर जुड़ना चाहिए। तो अगले हफ्ते हम लोग हिस्टेरेक्टमी पे कॉल करेंगे, एंड आई होप टू सी यू ऑल देयर। आप सब लोगों से वहां मुलाकात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टेरेक्टमी का, बहुत लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो एवरीथिंग अबाउट हिस्टेरेक्टमी 2 पार्ट का कॉल है, वो हम अगले हफ्ते करेंगे। और उसके अगले कॉल में जो है हम लड़कों को बुलाएंगे जिन्होंने हिस्टेरेक्टमी कराई है, वो आकर के अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत सभी लोगों का जुड़ने का, और यू गाइस हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय। बाय बाय। बाय एवरीवन।